हेलो एवरीवन, ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर करेंगे जो कि 15 से लेके 21 जून तक आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आई होप आपने पुरानी वाली शीट अपनी कंप्लीट कर ली होगी और उसके साथ जो जो फैक्ट और क्वेश्चन जुड़ते होंगे वो आपने जोड़ लिए होंगे। आज हम नेक्स्ट सेक्शन पे मतलब नेक्स्ट वीक का जो करंट अफेयर है उस पर बढ़ेंगे और उसके अंदर पहला इंपॉर्टेंट सेक्शन कौन सा आता है, अपॉइंटमेंट एंड पर्सन्स इन न्यूज़। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे और जो जो फैक्ट ऐड होता होगा उसे कोशिश करेंगे यहाँ पर जोड़ने की। ठीक है, देखिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर है बच्चे वो अपॉइंटमेंट के सेक्शन से डील करता है और कहता है कि 34th प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं कहाँ के बच्चे, मंगोलिया के। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हमारे पास बन गया कि 34th नंबर के प्राइम मिनिस्टर जो है वो किस कंट्री सॉरी उनका नाम क्या है, तो आप यहाँ पे याद रखेंगे। कहता है द स्टेट ग्रेट खुरल। अब यहाँ पर देखो बेटा, पार्लियामेंट जैसे हम बोलते हैं पार्लियामेंट, वैसी हर कंट्री के अलग अलग अपने अपने नेम है। ठीक है, तो वो आपने याद रखना है। ऑफ मंगोलिया अपॉइंटेड गोम्बो जब जेंड। अब देखो बेटा, इतना सब कुछ याद नहीं रह सकता तो आप ऐसे याद कर लो, गोम्बो करके याद रख लो। गोम्बो जब अपॉइंट हुए हैं कहां पर, मंगोलिया के 34th नंबर के प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, आगे कहता है, यहां पर आपने ये क्लियर हो गया। अगला कहता है ही वॉज इलेक्टेड विद, कितने वोटों से यहां पर इलेक्ट हुए हैं, 108 वोट्स इन फेवर आउट ऑफ 117 लॉ मेकर्स प्रेजेंट इन दी 126 मेंबर पार्लियामेंट। उसमें से 9 ने अगेंस्ट वोट करा और 9 जो क्या थे वहां पर एब्सेंट। ठीक है, तो ये इतने काम का नहीं है, हमारे काम का है कि कौन अपॉइंट हुए हैं। तो सीधा क्वेश्चन हमारे पास बनेगा कि ये जो क्या नाम था इनका, यहाँ पर गोम्बोजाब, ये क्या हुए हैं, अपॉइंट हुए हैं मंगोलिया के प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, एक क्वेश्चन बन गया। अब हम सेकंड बात करते हैं और डिटेल में देखते हैं क्या चीजें इसके साथ ऐड हो सकती है। ठीक है, गौर करेंगे। देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर समझना है, जब हम किस कंट्री की बात करेंगे, जब हम मंगोलिया की बात करते हैं तो गौर करेंगे और समझेंगे आप कि मंगोलिया एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। पहला क्वेश्चन। ठीक है, कैसी कंट्री है बच्चे, लैंडलॉक्ड कंट्री है। और लैंडलॉक्ड कंट्रीज वो कंट्रीज होती हैं, मतलब लैंडलॉक्ड का मतलब हो गया जो चारों साइड से जमीन से घिरी हुई है। ठीक है, कहां पर आती है ये, तो आप गौर करेंगे नॉर्थ सेंट्रल एशिया में ये कंट्री हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो कहां देखने को मिलती है, नॉर्थ सेंट्रल एशिया में ये कंट्री हमें देखने को मिलती है। ठीक है, अगर हम इस कंट्री की बात करें तो इसके नॉर्थ पे हमें कौन सी कंट्री देखने को मिलती है, रशिया याद रखेंगे। और इसके साउथ में हमें क्या देखने को मिलता है, तो इसके साउथ में हमें चाइना देखने को मिलता है। ठीक है, तो याद रखेंगे रशिया कहां पर आ जाता है, नॉर्थ की तरफ, और जो है चाइना है वो कहां पर आ जाता है बच्चे, साउथ की तरफ। ठीक है, इसी कंट्री को क्या कहा जाता है, गौर करेंगे, इसी कंट्री को कहा जाता है लैंड ऑफ, ध्यान से सुनना है आपने यहाँ पे, लैंड ऑफ एटर्नल ब्लू स्काई। ठीक है, लैंड ऑफ एटर्नल ब्लू स्काई किस कंट्री को कहा जाता है, तो आप गौर करेंगे किसे कहा जाता है, मंगोलिया को कहा जाता है। क्यों, क्योंकि माना जाता है कि 365 में से जो 250 दिन है वो यहाँ पर कैसे रहते हैं, सनी डेज रहते हैं। सनी बोलने का मतलब है सूर्य बहुत चमकता है जिसके कारण ड्राइनेस बहुत ज्यादा है, इस तरीके से इसको यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, तो ब्लू स्काई ज्यादा देखने को मिलते हैं, मतलब ड्राई एरिया ना, रेनफॉल बहुत कम होती है। और उसके अलावा इसी को क्या कहा जाता है बच्चे, लैंड ऑफ हॉर्सेस भी इस कंट्री को कहा जाता है। ठीक है, तो लैंड ऑफ हॉर्सेस भी इस कंट्री को कहा जाता है। क्यों, क्योंकि घोड़ों का प्रयोग किया जाता है यहाँ पर सबसे ज्यादा, मतलब सबसे ज्यादा यूज किसका, यहाँ पर सामान आदान प्रदान के लिए घोड़ों का प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें इसी कंट्री में एक डेजर्ट हमें देखने को मिलता है जिसका नाम क्या है, गोबी डेजर्ट। ठीक है, ये शायद मैं आपको पहले भी इसके बारे में बता चुकी हूँ, क्योंकि मंगोलिया आई थिंक खान क्वेस्ट करके एक एक्सरसाइज आई थी, वहां पर भी हमने मंगोलिया के बारे में ये सब कुछ सीखा था। ठीक है, मंगोलिया की राजधानी क्या आती है, तो मंगोलिया की राजधानी उलन बटार आती है। अगर आपको पता होगा उलन बटार या उलन बटोर, जो भी आप इसे पढ़ना चाहें, वो आ जाती है इसके पास, कैपिटल आपके पास। उसके अलावा अगर हम आज भी बात करते हैं, आज भी मंगोलिया में पुराने, मतलब कह सकते हैं आप नोमैडिक मतलब जैसे खाना बदोशी लोग होते थे या पशु के चारे की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले लोगों के झुंड वहां पर हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पर हमें बहुत सारे, ऐसा कह सकते हैं, एथनिक ग्रुप मिलते हैं। क्या मिलते हैं हमें यहाँ पर, बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स मिलते हैं, जिसमें से एक नाम आप याद रखेंगे मंगोल, एक आप याद रखेंगे यहाँ पर मंगोल। उसके अलावा एक आ जाते हैं
कजास, ठीक है, कजाक्स भी कहा जाता है इन्हें, और कज़ा भी कहा जाता है, वो आप देख लेंगे, कजाक लिख लेंगे आप इसे, कजाक्स कहा जाता है। और उसके अलावा तूवान्स, ठीक है, ये कहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, तो ये मंगोलिया में हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसके अलावा और हम क्या जोड़ सकते हैं यहाँ पर, तो आपको पता रखना है, एक एक्सरसाइज है हमारी इनके साथ जिसका नाम क्या है, नोमैडिक एलिफेंट। क्या नाम है इसका यहाँ पर, नोमैडिक एलिफेंट। और एक और मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही नाम लिया था जिसका नाम क्या आता है, खान क्वेस्ट, इसका नाम आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट फैक्ट, किसके साथ हम जोड़ सकते थे, मंगोलिया के साथ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अब आप देखेंगे मंगोलिया के मैप को और गौर करना, मंगोलिया का नॉर्थ, मंगोलिया का साउथ, आपको समझ में आ रहा होगा। और उसके साथ साथ ये कहाँ पर आता है, तो ये नॉर्थ सेंट्रल एशिया में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए, तो एक पहला करंट अफेयर हमारे पास इस प्रकार से कंप्लीट होता है, जो हमने फैक्ट इसके साथ जोड़ने थे वो हमने यहाँ पर ऐड कर लिए हैं, ठीक है। अगली बात करते हैं, अगला क्या आता है बच्चे, अगला वाला स्टार मार्क करने वाला करंट अफेयर है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। गौर करते हैं क्या लिखा है, समझते हैं। कहता है बच्चे, कहता है जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उसने अनाउंस करा है कि जो अनुराधा ठाकुर है वो क्या बनेंगी, यहाँ पर वो फर्स्ट वुमेन सेक्रेटरी बनेंगी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है। अब पहले सारी न्यूज को पढ़ते हैं, फिर समझ में आएगा आपको कि क्या बोला गया है। कहता है अब ये किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगी, इंडिया की इकोनॉमिक पॉलिसीज को बनाने में, प्रिपेयरिंग द नेशनल बजट, जब भारत का बजट बनेगा उसमें इनकी मदद रहेगी, और कोलैबोरेटिंग विद ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, मतलब अगर जब बड़े बड़े मतलब इंडिया के बाहर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ग्लोबल लेवल पे, उनसे अगर मीटिंग होगी तो ये भी वहां पर, मतलब ये भी वहां पर इंडिया को रिप्रेजेंट थोड़ा बहुत करेंगी। तो क्या नाम आता है उसमें से, एक नाम आता है वर्ल्ड बैंक, एक नाम क्या आता है एडीबी, और एक किसका नाम आता है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का, ठीक है। ये नाम हो गया आपके पास। अब अगर आप गौर करते हैं, इसके साथ एक और चीज लिखी हुई है, कहता है द अपॉइंटमेंट वाज फॉर्मलाइज्ड थ्रू नोटिफिकेशन। अब गौर करो बेटा यहाँ पर, अंडर द प्रोविजन ऑफ सेबी। अब आप क्या सुन रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं कि ये क्या अपॉइंट हुई है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर की क्या अपॉइंट हुई है, फर्स्ट वुमेन सेक्रेटरी। और यहाँ गौर करो तो सेबी की भी अपॉइंट होगी, तो ये गड़बड़ नहीं हो गई कुछ, मतलब एक ही टाइम पीरियड पे दो डिपार्टमेंट कैसे आ रहे हैं, तो समझते हैं और इसे क्लियर करेंगे यहाँ पर। अब देखो आगे क्या लिखा है, अनुराधा ठाकुर विल सर्व एज एन ex officio part-time member on the SEBI board from 1 जुलाई 2025 रिप्रेजेंटिंग द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है। अब ये सब लिखा हुआ है, अब आते हैं पहले बेसिक समझते हैं, फिर हमें कहानी समझ में आ जाएगी क्या है, ठीक है। आइए देखिए बेटा, जब भी हम सबसे पहले किसकी बात करते हैं यहाँ पर, जब भी हम सेबी की बात करते हैं, तो जब हम सेबी का कॉम्पोजिशन समझने की कोशिश करते हैं, तो सेबी में एक कौन होता है यहाँ पर, एक होता है चेयरपर्सन, हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। और अभी चेयरपर्सन कौन है, तो उनका नाम है तुहिन कांता पांडे, जो कि अभी आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। ये आगे आपके पास कौन हो गए, चेयरपर्सन। इनके अलावा चार कौन होते हैं, चार होते हैं बच्चे फुल टाइम मेंबर्स होते हैं। फुल टाइम मेंबर्स मतलब जो यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं, फुल टाइम मेंबर्स यहाँ पर आ जाएंगे। और उसके अलावा 3 आते हैं बच्चे पार्ट टाइम मेंबर्स। 3 कौन आते हैं आपके पास यहाँ पे, पार्ट टाइम मेंबर्स। ये बात समझ में आई। अब ये जो 3 पार्ट टाइम आते हैं ना बेटा, ये तीनों अलग अलग डिपार्टमेंट से आते हैं। मतलब अगर मैं बोलूं कि मतलब ये तीनों के जो तीनों लोग होते हैं, इनको एक्स ऑफिशियो भी लिखा जा सकता है। और आपने पढ़ा है एक्स ऑफिशियो का मतलब, इजी भाषा में समझो, इसे कहा जाता है बाय वर्च्यू ऑफ। वर्च्यू ऑफ मतलब एडिशनल, इजी भाषा में ऐसे याद रखो। तो कहता है यहाँ पर जो 3 पार्ट टाइम होंगे वो एक्स ऑफिशियो होंगे, ठीक है, ध्यान देना, वो एक्स ऑफिशियो होंगे। कहां से, तो एक होंगे जो आरबीआई होता है उसके जो डिप्यूटी गवर्नर्स हैं, उनके पास एक एडिशनल काम और हो सकता है। वो किसका हो सकता है, सेबी के पार्ट टाइम मेंबर्स का। उसके अलावा एक आता है बच्चे कॉर्पोरेट, ध्यान देना, एक आता है कॉर्पोरेट सेक्रेटरी का, या कॉर्पोरेट अफेयर्स सेक्रेटरी ने कहा जाता है, ये आप इसके साथ लिख लेंगे। और एक आता है इकोनॉमिक, ध्यान देना, इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है, एक आ जाता है इकोनॉमिक अफेयर्स के सेक्रेटरी, ठीक है। तो मतलब जो भी बंदा, ध्यान से समझेंगे, जो भी बंदा किसका सेक्रेटरी बनेगा, जो भी बंदा डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का सेक्रेटरी बनेगा,
बाय डिफॉल्ट उसके पास एडिशनली आप ऐसा कह सकते हैं किसका काम आ जाएगा बच्चे, तो सेबी का वो क्या बन जाएगा, पार्ट टाइम मेंबर बनेगा। और सेबी के जो 3 पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं वो कहाँ से आते हैं, तो एक्स ऑफिशियो बॉडी से आते हैं, जैसे आरबीआई के डिप्यूटी गवर्नर हो गए, कॉर्पोरेट अफेयर के सेक्रेटरी हो गए और इकोनॉमिक अफेयर्स के सेक्रेटरी आपके पास आते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपके पास। अब आते हैं न्यूज़ पे और न्यूज़ के साथ यहाँ पर समझते हैं। ठीक है, ये तो हमें क्लियर हो गया कि अगर जो भी बंदा इकोनॉमिक अफेयर्स में जा रहा है वो क्या करेगा, इकोनॉमिक पॉलिसीज में मदद करेगा, बजट बनाने में मदद करेगा, उसके साथ साथ जब जब कोलैबोरेट करना होगा, जब जब जाना होगा ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में, तो वहां पर भी ये पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब एक्चुअली में जो डिपार्टमेंट ऑफ ये जो सेक्रेटरी अफेयर वाली पोस्ट है, सॉरी जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स में ये जो सेक्रेटरी वाली पोस्ट है, ये इनसे पहले 2 और ऐसे कह सकते हैं इंपॉर्टेंट दिग्गज लोग रहे हैं, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि जिनका कंट्रीब्यूशन कहां पर ज्यादा रहा है, मतलब वो प्राइम मिनिस्टर भी थे, किसी और बॉडी में भी थे, तो उन्होंने भी यहाँ पर हेड किया हुआ है, जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, क्या नाम आता है आपके पास यहाँ पे, डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, तो ये तो बहुत ही दिग्गज रहे हैं आपके पास मनमोहन सिंह। ठीक है, एक नाम आपके पास क्या जाता है, एज अ प्राइम मिनिस्टर, मतलब प्राइम मिनिस्टर रहने से पहले भी इन्होंने क्या करा यहाँ पर इस पोस्ट को हेड किया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा एक आपने सुने होंगे मोंटेक सिंह आलूवालिया, अगर सुना है तो अच्छी बात है, नहीं सुना है तो मैं आपको बता देती हूँ। मोंटेक सिंह आलूवालिया इन्हें कहा जाता है, आलूवालिया वैसे इनका नाम आता है। अगर आप इनकी बात करते हैं तो जो पंचवर्षीय योजनाएं थी, जो 5 ईयर प्लान्स थे, 5 ईयर प्लान के चेयरपर्सन कौन, सॉरी प्लानिंग कमीशन के चेयरपर्सन कौन होते थे, प्राइम मिनिस्टर, तो उनके नीचे एक डिप्यूटी अपॉइंट होगा। तो याद रखना ये डिप्यूटी थे, ये डिप्यूटी चेयरपर्सन थे, और डिप्यूटी चेयरपर्सन किसके थे, तो गौर करेंगे आप, डिप्यूटी चेयरपर्सन थे किसके, प्लानिंग कमीशन के। ठीक है, ये भी आपने यहाँ पर क्लियर रखना है। क्लियर हो गया। अब आते हैं इसके साथ एक और चीज, क्योंकि 3 बॉडीज हमारे पास नाम आए हैं और वो 3 बॉडीज कौन कौन सी है, और सेबी के बारे में भी यहाँ पर बात कर लेते हैं। ठीक है, आइए समझते हैं। ठीक है, कौन कौन सी 3 बॉडीज थी। पहले वाली का नाम क्या आया था हमारे पास यहाँ पे, एक नाम हमारे पास आया था वर्ल्ड बैंक, एक किसका आया था, एडीबी का, और एक एडीबी है ना अपने पास, हाँ एक था अपने पास एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, और एक कौन सा आया हुआ था हमारे पास, आईएमएफ। ठीक है, चलिए तीनों के बारे में बात कर लेते हैं, तीनों इंपॉर्टेंट है हमारे पास। जब हम वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं तो वर्ल्ड बैंक कब बना है बच्चे, 7 जुलाई 1944 को ये हमारे पास बनकर तैयार हुआ था। इसके हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी यूएस में हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर क्लियर रखना पड़ेगा। सेकंड बॉडी कौन सी आती है अपने पास यहाँ पे, एडीबी। एडीबी की जब हम बात करते हैं तो एडीबी 19 दिसंबर, गौर करेंगे 19 दिसंबर 1966 को बना हुआ है, और इसके हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मनीला फिलीपींस में हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, एक और हो गया अपने पास। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, ये भी कब बना था, 1944 में ही बना था, और इसके भी हेडक्वार्टर कहां पर है बच्चे, तो इसके हेडक्वार्टर भी वॉशिंगटन डीसी यूएसए में हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आते हैं एक चीज और बात कर लेते हैं किसके बारे में, सेबी के बारे में। ठीक है, आइए देखिए, जब हम किसकी बात करते हैं बच्चे, सेबी की बात करते हैं, तो सेबी पहले एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी थी। गौर करना, कैसी बॉडी थी बेटा हमारे पास, ये नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी थी, और एज अ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी ये कब बनी थी, तो 12 अप्रैल 1988 को बनी थी। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। अब अगर हम बात करते हैं इसके बाद इस बॉडी को कौन सा स्टेटस मिलता है, तो वो स्टैट्यूटरी बॉडी का स्टेटस मिलता है, और वो कब मिलता है, तो आप याद रखेंगे 30 जनवरी 1992 को। गौर करेंगे 30 जनवरी 1992 को किसका स्टेटस मिलता है बेटा इसको, तो इसे मिलता है किसका, यहाँ पर स्टैट्यूटरी का स्टेटस मिलता है। ठीक है, और याद रखना है कि अगर हम बात करते हैं इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई महाराष्ट्र में इसके हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलते हैं। और कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर ये काम करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ जो फाइनेंस है उसके अंदर काम करती है कौन सी बॉडी हमारे पास, सेबी। ठीक है, चलिए एक और हो गया हमारे पास करंट अफेयर यहाँ पे कंप्लीट। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट सेक्शन कौन सा आता है हमारे पास यहाँ पे, नेशनल, और नेशनल के बारे में बात करना शुरू करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं क्या चीजें ऐड हो सकती होंगी और क्या क्या चीजें रह सकती हैं इसके साथ की, वो यहाँ पर जोड़ना शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए कहता है द इनॉग्रल एडिशन ऑफ द जॉइंट, ध्यान देना यहाँ पर, जॉइंट स्पेशल फोर्सेज एक्सरसाइज, क्या नाम है इसका यहाँ पर, टाइगर क्लॉ, किसके किसके बीच में हुई है, इंडियन
एयरफोर्स के जो गरुड़ कमांडोज हैं उनके बीच में, और उसके साथ जो यूएसए की जो एयरफोर्स है उन्होंने कहा, मतलब उन्होंने जो क्या करा, एक्सरसाइज करी है, सक्सेसफुली कंक्लूडेड एट द गरुड़ रेजिमेंटल ट्रेनिंग सेंटर, जो कि कहां पर आता है आपके पास, चंडीनगर बगपत डिस्ट्रिक्ट, और ये कहां पर आता है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो किन दो देशों के साथ एसोसिएटेड है टाइगर क्लॉ, तो आप याद रखेंगे टाइगर क्लॉ यूएसए और किसके बीच में आपको देखने को मिलता है, इंडिया के बीच में आपको देखने को ये एक्सरसाइज मिलती है। ठीक है, क्लियर हो गया। पर ये कौन सी फोर्स की है, तो आप याद रखेंगे यहाँ पे एयरफोर्स आता है। ठीक है, कहता है इसके साथ का, कहता है इसके अलावा इंक्लूडिंग कॉप इंडिया एंड पार्टिसिपेटेड इन अदर मल्टीनेशनल ड्रिल, जैसे कि तरंग शक्ति, और उसके बाद क्या लिखा है आपके पास यहाँ पे, रेड फ्लैग। ठीक है, कहता है द गरुड़ कमांडो फोर्स वाज फॉर्म्ड इन फरवरी 2004, और ये क्या करते हैं, स्पेशल ऑपरेशनल यूनिट ऑफ द इंडियन एयरफोर्स इनका नाम रखा गया है, और इनका नाम जो है वो माइथोलॉजिकल बर्ड के साथ रखा गया है, जिसका नाम क्या आता है हमारे पास, गरुड़। और चीफ ऑफ एयर स्टाफ की बात करते हैं तो कौन आते हैं अपने पास, अमरप्रीत सिंह आते हैं। ठीक है, और याद रखना है हमें यहाँ पर, ठीक है, याद रखेंगे हम एयरफोर्स डे कब मनाते हैं, आपको बताया हुआ है कई बारी, 8 अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं बच्चे, 8 अक्टूबर को हम एयरफोर्स डे यहाँ पर मनाते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल फैक्चुअल करंट अफेयर है। इसके साथ और तो क्या चीज़ें आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, और आपको भी पता है बच्चे कि जब कोई एक्सरसाइज होती है, दो देशों के बीच की एक्सरसाइज होती है, तो वो क्यों कराई जाती है, क्योंकि अगर कभी सामने से कहीं मिलकर लड़ना पड़ जाए तो हम एक तरीके से प्रॉपर तरीके से वहां पर लड़ सकें। ठीक है, चलिए एक और हमारे पास यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अगला ट्रिपल स्टार मार्क करने वाली बात है यहाँ पर, क्योंकि बहुत सालों से ये न्यूज़ है, ठीक है, बहुत सालों से ये न्यूज़ है कि इंडिया की जो पहली हाइड्रोजन बसेज हैं, ध्यान से समझना, ध्यान से इसको क्लियर करना। ठीक है, देखिए हमारे पास एक बॉडी है जिसका नाम है एनटीपीसी, ध्यान देंगे, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। मैं रिपीट कर रही हूँ, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ने अभी 5 बसेस दी हैं, ध्यान देंगे, कितनी बसेस दी हैं यहाँ पे, 5 बसेस, और ये किसको प्रोवाइड करी है बच्चे, तो ये पांचों की पांचों बसेस किसको दी गई हैं, लद्दाख को दी गई है। ठीक है, तो देने वाली बॉडी कौन सी है, आप याद रखेंगे एनटीपीसी है, ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है। एनटीपीसी मतलब नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं इसके साथ कि अगला क्या क्या इसमें जुड़ेगा, तो वो बात करते हैं, समझते हैं। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर किसके बारे में, जैसे जैसे करके आप सबको पता है, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे लोगों की डिमांड भी बहुत सारी चीजों में बढ़ रही है। ठीक है, जैसे हर घर में गाड़ी होनी चाहिए, अगर जितनी ज्यादा गाड़ियां होती जाएंगी तो क्या बढ़ेगा वहां पर, तो वहां पर वेक्यूलर जो पॉल्यूशन है, मतलब गाड़ियों से होने वाला जो पॉल्यूशन है वो क्या होता जाएगा बच्चे, बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करते करते तो जो क्लाइमेट चेंज है, ये सब चीजें हैं भैया, हमें कंट्रोल भी तो करना है। इसीलिए क्या इंट्रोड्यूस किया गया है बच्चे, यहाँ पर इंट्रोड्यूस की गई है यहाँ पे हाइड्रोजन फ्यूल सेल बेस्ड बसेस। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन, ये फ्यूल सेल क्या होता है, सबसे पहला क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन तो चलो समझ में आ रहा है, गैस है, पर अगर हम बात करते हैं फ्यूल सेल की, तो फ्यूल सेल क्या होता है, तो ध्यान देंगे बच्चे, फ्यूल सेल आप ऐसा कह सकते हैं, एक प्रकार का सेल होता है, इजी भाषा में समझो, या फिर आप ऐसा समझ सकते हैं कि एक प्रकार की एक प्रकार का सेल कह सकते हैं आप इसे। और ये सेल क्या करता है बच्चे, जो केमिकल एनर्जी होती है, ध्यान से सुनना, जो केमिकल एनर्जी होती है उसको कन्वर्ट करता है किसमें, तो उसको करता है किसमें, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपके पास यहाँ पर। तो याद रखेंगे एनर्जी सेल क्या होता है, सॉरी फ्यूल सेल क्या होता है बेटा, तो फ्यूल सेल आप ऐसा कह सकते हैं, एक इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस होती है ये। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल एक डिवाइस होती है, और ये डिवाइस केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर देती है बच्चे, तो ये कन्वर्ट कर देती है किसमें, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। ठीक है, ये क्लियर हुआ आपके पास। अब हम बात करते हैं इसके बारे में और क्लियर करते हैं क्या है। ठीक है, देखिए बेटा, मतलब ये जो लिखा हुआ है आपके पास कि लिखा है 5 हाइड्रोजन फ्यूल। अब ये हाइड्रोजन फ्यूल वाले कंसेप्ट को समझते हैं। ठीक है, देखो बेटा, इस तरीके से इमेजिनेशन पे रखो कि यहाँ किसी प्रकार का कोई सेल लगा होता है। ठीक है, मान लो इस तरीके से कोई एक बॉडी है जिसमें क्या लगा हुआ है, एक सेल लगा हुआ है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, मतलब जो फ्यूल सेल है, जिसको हम क्या बोल रहे थे, बार बार अभी फ्यूल सेल बोल रहे थे, इमेजिन कर लो ये फ्यूल सेल है। ठीक है, अब इस फ्यूल सेल में क्या होता है बच्चे, मतलब एक प्रकार का सेल हो गया जिसमें क्या किया जाता है, जिसमें
हाइड्रोजन अंदर जाती है। इस तरीके से आप याद रखेंगे क्या जाता है इसके अंदर, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस जिसकी हम बात कर रहे हैं। और दूसरा कौन सी गैस अबंडेंट है हमारे पास, तो हम याद रखेंगे ऑक्सीजन, ये अंदर जाती है। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रही हूँ। मतलब फ्यूल सेल एक प्रकार का सेल है जिसके अंदर क्या होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अंदर जाएगी। ठीक है, और जो बाहर निकलेगा, और जो इनसे मतलब इस प्रोसेसिंग के बाद जो बाहर निकलेगा वो क्या होगा बच्चे, यहाँ पे वो होगा वाटर, और क्या होगा यहाँ पर हीट। क्या क्या होगा यहाँ पर, तो बताना जरा सा, वाटर और क्या होगा यहाँ पर आपके पास हीट। ठीक है, ये समझ में आया आपको। और इसी हीट और मतलब वाटर निकलेगा आपके पास, हीट निकलेगा, और फिर इसी के साथ हम क्या कर सकते हैं, हम एक प्रकार का क्या जनरेट कर सकते हैं, इसी के साथ हम, अब देखो बेटा, अब यहाँ से क्या होगा, मतलब जब ये निकलेगा, मतलब हाइड्रोजन हम डालेंगे, ऑक्सीजन हम जब डालेंगे, तो क्या होगा यहाँ पे एक प्रोसेसिंग होगी, और उस प्रोसेसिंग के बाद क्या होगा, वाटर और हीट क्या होगी यहाँ पे रिलीज होगी। और वाटर और हीट के रिलीज होने से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए आपको यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रिक मोटर लगानी पड़ेगी, और उस इलेक्ट्रिक मोटर के माध्यम से क्या बनाई जा सकती है, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर प्रोड्यूस की जा सकती है। ये बात समझ में आ गया आपको, ये समझ में आया आपको पहले यहाँ तक का। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं इसके बारे में। मतलब जो फ्यूल सेल है वो कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पर इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कहता है 5 हाइड्रोजन फ्यूल सेल बेस्ड बसेस अब कमर्शियल पर्पस के लिए यूज होंगी, और कहां पर यूज होंगी, लेह लद्दाख में। ये क्लियर हो गया। कहता है इट इज इंडियाज फर्स्ट एवर कमर्शियल डिप्लॉयमेंट, कमर्शियली यूज होंगी कौन सी, हाइड्रोजन पावर्ड बसेस। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कहता है जो हाइड्रोजन होता है वो एक प्रकार का क्लीन फ्यूल, आप इसे कह सकते हैं, इको फ्रेंडली व्हीकल, जो कि हाइड्रोजन गैस पावर से यहाँ पर चलेगा। और वो पावर आएगी कहां से बच्चे, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, वो इलेक्ट्रिक मोटर से, प्रोड्यूसिंग ओनली वाटर वेपर। मतलब ये पूरे के पूरे एनवायरनमेंट के लिए एक तरीके से एक पॉजिटिव साइन हमें देखने को मिलता है। अब कहता है जो स्टोर्ड हाइड्रोजन गैस जो कि कहां गई है, फ्यूल सेल के अंदर, वेयर इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ जाएगी फ्रॉम द एयर, एंड इट जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी विच पावर द इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी वो पावर देगी आगे बेटा किसको, यहाँ पर इलेक्ट्रिक मोटर को। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे कहता है रेंज कितनी है, अप्रॉक्सीमेटली कितना चल सकती है, तो 300 किलोमीटर याद रखेंगे पर 25 kg ऑफ हाइड्रोजन रिफिल, और द वर्ल्ड्स फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन एट सच अ हाई ऑल्टीट्यूड। ये आप यहाँ पर देख लेंगे। और इसे लॉन्च कौन कर रहा है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, NTPC, ये बॉडी आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे। ठीक है, और अगर आपको याद होगा तो NTPC एक महारत्न कंपनी है। ठीक है, कौन सी कंपनी है ये एक महारत्ना कंपनी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, क्लियर हो गया आपके पास, तो ये आपके पास यहाँ पर एक क्वेश्चन बनकर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लद्दाख से बनने वाले फैक्ट को जोड़ेंगे और क्या क्या चीजें इसके साथ ऐड हो सकती हैं उसके बारे में यहाँ पर बात करना शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए तो बात कर लेते हैं किसके बारे में, यहाँ पर हम लद्दाख के बारे में, और लद्दाख के साथ साथ क्या क्या जुड़ेगा वो बात कर लेते हैं। ठीक है, आइए देखिए सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट। ठीक है, आइए सबसे पहले हम बात करते हैं, हम सबको पता है कि आर्टिकल नंबर 370 रिवोक हुआ था, और अगर हम बात करें 31 अक्टूबर 2019 को, 31 अक्टूबर 2019 को हमारे पास क्या बना था बच्चे, लद्दाख बना था। पर लद्दाख कैसे बना था, एज अ यूनियन टेरिटरी हमारे पास बना था। ठीक है, लद्दाख को हम लैंड ऑफ पासेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं यहाँ पे, लैंड ऑफ पासेस, क्योंकि माउंटेन रेंजेस बहुत ज्यादा हैं, तो जहां माउंटेन ज्यादा होंगे तो वहां बाय डिफॉल्ट क्या ज्यादा होंगे, पासेस भी वहां पर आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपके पास। इसी को हम लद्दाख को ही लैंड ऑफ कोल्ड डेजर्ट्स भी कह देते हैं, तो कोल्ड डेजर्ट भी आप यहाँ पर इसको क्लियर रखेंगे। ठीक है, तो लद्दाख हमारे पास यूटी कब बनी थी, 31 अक्टूबर 2019 को। उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं, इसे लैंड ऑफ पासेस भी कहा जाता है और इसे कोल्ड डेजर्ट भी कहा जाता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसके बारे में, अगर आपको याद होगा, ठीक है, अगर आपको पता होगा, जो लद्दाख है इसने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है किसके लिए बच्चे, सिल्क रूट के लिए। ठीक है, वही सिल्क रूट जो कि बहुत फेमस था एंशिएंट टाइम पीरियड पे। ठीक है, तो लद्दाख से होते हुए सेंट्रल एशिया को कनेक्टिविटी बैठाता था ये रूट। ठीक है, ऐसे कह सकते हैं आप यहाँ पर। उसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस है, गौर करना यहाँ पर कौन सी आती है, कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस आती हैं जिसके अंदर एक नाम क्या आ जाता है, कराकोरम।
क्या नाम आ जाता है इसका? काराकोरम रेंज। और आप मुझे बताएंगे कि काराकोरम रेंज की सबसे हाईएस्ट पीक का नाम क्या है? वैसे बताया हुआ है मैंने आपको, K2 इसका नाम है और माउंट गॉडविन भी कहते हैं। उसके अलावा जो लद्दाख रेंज है, गौर करेंगे, ये भी हमें कहाँ देखने को मिलती है? तो ये भी हमें लद्दाख में ही देखने को मिलती है। ठीक है, ये दो हो गया अपने पास क्लियर। उसके अलावा अगर माउंटेन ज़्यादा है तो भाई पासेस भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा होंगे। अब लोकल पासेस तो बहुत सारे होंगे, पर यहाँ पर हम 2-3 मेजर पढ़ के जाएंगे, जिसमें से एक आता है आपके पास कौन सा वाला? जोजिला पास। ठीक है, याद रखेंगे आप यहाँ पर, एक कौन सा आता है आपके पास यहाँ पे? जोजिला पास। ठीक है, एक हो गया जोजिला। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं, एक और आता है आपके पास खारदुंगला। एक कौन सा आता है बच्चे यहाँ पे? खारदुंगला। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पासेज हैं। उसके अलावा याद करो, शिंकुला टनल बन रही थी अभी, ठीक है, जो कि बनकर तैयार हो चुकी है, तो आप शिंकुला पास को भी यहाँ पर क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। ठीक है, शिंकुला आ गया आपके पास। ये आगे इंपॉर्टेंट पासेस कहाँ के आपके पास? लद्दाख के। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें पूरे वर्ल्ड का, ध्यान देना, पूरे वर्ल्ड का जो हाईएस्ट बैटल फील्ड है, पूरे वर्ल्ड का जो हाईएस्ट बैटल फील्ड है, ठीक है, जिसका नाम क्या है आपके पास यहाँ पे? सियाचिन ग्लेशियर। वो भी आपको कहाँ देखने को मिलता है? तो वो भी हमें देखने को मिलता है कहाँ पर? लद्दाख में। ठीक है, एक और क्वेश्चन बन गया अपने पास यहाँ पर। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं, इसी लद्दाख में एक इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, जिसका नाम क्या है बच्चे? हेमिस। क्या नाम है इसका? हेमिस। हेमिस नेशनल पार्क है। और अगर आपको याद होगा, जो हमने इसके साथ स्टैटिक जोड़ा हुआ है वो ये था कि इसे स्नो लेपर्ड कैपिटल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? स्नो लेपर्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, या इंडिया भी इसे कहा जा सकता है। ठीक है, तो ये आप इसके साथ यहाँ पर नोट कर लेंगे। ठीक है, अब कोई एक टीचिंग का पेपर हुआ था तो आप याद रखेंगे, वहाँ पे क्या क्वेश्चन था कि हेमिस एक फेस्टिवल भी है। ठीक है, और याद रखना हेमिस कौन सा वाला फेस्टिवल है यहाँ पर? तो एक बुद्धिस्ट फेस्टिवल हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये भी आप पॉइंट यहाँ पर क्लियर रख लेंगे। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आ गए किसके साथ के? लद्दाख के साथ, जो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का, और अगला देखते हैं अगला क्या करंट अफेयर हमारे पास आता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, अगला वाला क्या है? अगला आता है आपके पास, यहाँ पर बात करेंगे इसके बारे में, इंटरनेशनल वाला सेक्शन, और इसके अंदर पहली न्यूज़ क्या आती है समझते हैं। कहता है बेटा, इंडियाज यूनियन कैबिनेट हैज़ ओनली 9.7% वुमेन मिनिस्टर्स। अब समझेंगे क्या है यहाँ पे न्यूज़, और इसके साथ जोड़ते हैं जो जो जुड़ेगा। ठीक है, गौर करते हैं। कहते हैं कहता है यहाँ पे न्यूयॉर्क बेस्ड यूनाइटेड नेशन वुमेन। ठीक है, ध्यान देना, मतलब न्यूयॉर्क बेस्ड जो है यूनाइटेड नेशन यूएन वुमेन है, ऑल्सो नोन एज यूनाइटेड नेशन एंटिटी फॉर द जेंडर इक्वालिटी एंड द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, रिलीज्ड अ न्यू फैक्ट शीट टाइटल्ड वुमेन इन पॉलिटिक्स 2025। तो मतलब औरतों का पॉलिटिक्स में क्या योगदान है, इस डेटा को हमें कौन बताता है बच्चे? तो इस डेटा को हमें कौन प्रोवाइड करता है? यूनाइटेड नेशन वुमेन हमें इसको प्रोवाइड करता है। ठीक है, कहता है अगर हम इंडिया के यूनियन कैबिनेट की बात करते हैं, अगर हम इंडिया के यूनियन कैबिनेट की बात करते हैं, तो केवल 9.7% जो वुमेन मिनिस्टर्स हैं, जो क्या कर रही है यहाँ पर? इंडिया की पॉलिटिक्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, स्मृति ईरानी आपके पास है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, अगर हम बात करते हैं किसके बारे में यहाँ पर, अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, निर्मला सीतारमन होगी। ठीक है, और भी बहुत सारी वुमेन्स हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। कहता है रिप्रेजेंटिंग द सेकेंड लोएस्ट प्रोपोर्शन सिंस 2011। ठीक है, तो कम ही है इनका कंसंट्रेशन, ये आप इसके साथ जोड़ सकते हैं। कहता है द वुमेन इन पॉलिटिक्स 2025 मैप डेवलप्ड बाय, अब गौर करना इसको किसने डेवलप कर रखा है, ध्यान देंगे, डेवलप्ड बाय जेनेवा स्विट्जरलैंड बेस्ड इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन और यूएन वुमेन प्रोवाइड्स अपडेट डेटा ऑन द वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन, क्या लिखा गया यहाँ पर, एग्जीक्यूटिव पोजीशन एंड नेशनल पार्लियामेंट एज ऑफ 1 जनवरी 2025। ठीक है, उसके साथ कहता है एज पर द डेटा कंपाइल्ड बाय यूएन वुमेन रिप्रेजेंट ओनली, अब ये कहाँ की बात हो रही है, तो आप देखेंगे यहाँ पर 22.9% ऑफ द कैबिनेट मेंबर्स हेडिंग मिनिस्टर्स, डाउन फ्रॉम 23.3% इन 2024। ठीक है, उसके अलावा देयर आर ओनली 9 कंट्रीज जहां पे औरतों का कंसेंट्रेशन
कंसंट्रेशन पॉलिटिक्स में किससे ज़्यादा है, 50% से ज़्यादा है, ठीक है। तो उसमें से अगर हम बात करें 50% कहाँ है, तो आप गौर करेंगे UAE आ जाएगा, मेक्सिको आ जाएगा, ठीक है। UAE आप इसके अंदर काउंट कर लेंगे, मेक्सिको आप इसके अंदर यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो जहाँ पर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है। अब आप मुझे एक चीज़ बताएंगे यहाँ पर कि जब भी हम जेंडर की बात करते हैं, ठीक है, तो जेंडर इक्वालिटी के लिए, ध्यान से सुनना है आपने, जेंडर इक्वालिटी के लिए कौन सा वाला सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, आप मुझे बताएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके साथ का अगला क्या आता है वो बात करते हैं। अगला आता है आपके पास यहाँ पे AV लिस्ट, ग्लोबल चेकलिस्ट फॉर बर्ड स्पीसीज, ठीक है। नाम से क्लियर हो रहा है ये किसके साथ बताने वाली लिस्ट है हमें, तो बर्ड लिस्ट हमारे पास आई है, ठीक है। गौर करेंगे, समझेंगे क्या क्या लिखा हुआ है। कहता है AV लिस्ट, जिसको एवियन टेक्सोनॉमी लिस्ट भी कहा जाता है, ये पहली ग्लोबल चेकलिस्ट है जो किसके बारे में हमें बताएगी, बर्ड स्पीसीज और उनकी टेक्सोनॉमी के बारे में बताएगी, ठीक है। अब ऐसी एक रिपोर्ट क्यों आई है बेटा, मतलब इस तरीके से पहली एक चेकलिस्ट क्यों आई है, क्योंकि एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या थी बेटा, एक्चुअली में प्रॉब्लम ये थी कि जो भी कंफ्यूजन होता है, क्योंकि कोई रिपोर्ट कुछ और कहती है या अगली रिपोर्ट कुछ और कहती है, तो जो रिपोर्ट से कंफ्यूजन होता है, जो कि मल्टीपल लिस्ट आ जाती है तो कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाता है, उनसे बचने के लिए एक बिल्कुल एक ऐसा कह सकते हैं कि स्पीक द सेम लैंग्वेज मतलब कि पूरी की पूरी जितनी भी रिपोर्टें हैं यहाँ पर वो क्या कर रही हैं, एक ही बात कर रही हैं, उससे रिलेटेड ये डेटा हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब आते हैं, पढ़ते हैं क्या लिखा है, ठीक है। और अगर एक बारी डेटा प्रॉपर तरीके से हमारे पास होगा तो हम उसे बचाने के लिए, मतलब बोलने का मतलब है हम बर्ड स्पीसीज को बचाने के लिए उनकी कंजर्वेशन, उनकी प्रोटेक्शन के ऊपर और अच्छे तरीके से फोकस कर पाएंगे, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है, कहता है यहाँ पे AV लिस्ट इज द कंसोलिडेटेड, मैंने आपको बोला ना एक रिपोर्ट नहीं है, कुछ मल्टीपल रिपोर्ट्स के साथ आया। कहता है टेक्सोनॉमी डेट मर्जेस दी 3 मेजर ग्लोबल बर्ड चेकलिस्ट, उसमें पहली का नाम क्या है, क्लीमेंट्स, जो कि ई बर्ड आ गया आपके पास। उसके अलावा इंटरनेशनल ओरिएंथोलॉजिकल कमेटी आ जाएगी। उसके बाद बर्ड लाइफ इंटरनेशनल हैंडबुक ऑफ द बर्ड्स ऑफ द वर्ल्ड इनटू अ सिंगल, तो इन तीनों से कंपाइल करके बनाया गया है। कहता है इस लिस्ट के अंदर अगर हम बात करें कितनी स्पीसीज बताई गई हैं, तो 11131 स्पीसीज, 19897 सब स्पीसीज, 2376 जेनरा, और उसके बाद 252 फैमिलीज एंड 46 ऑर्डर्स, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया होता है और इस क्राइटेरिया के अंदर इसके बारे में हमें बताया गया है। कहता है द यूनिफाइड अप्रोच विल एनहांस द एक्यूरेसी ऑफ टूल्स, क्योंकि बेटा अगर डेटा प्रॉपर होगा तभी तो आप उनकी प्रोटेक्शन के लिए कुछ कर पाएंगे ना, तो यहाँ पर यही बोला गया। और इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, रेड लिस्ट एंड ई बर्ड, ठीक है। आपको पता है कि जो IUCN है ये टैग देता है, ठीक है, तो वो टैग यहाँ पर इस तरीके से दिए जा सकते हैं अगर प्रॉपर पता होगा तो। अब हम IUCN के बारे में एक फैक्ट सीख सकते हैं कि IUCN कब बना था, तो आप गौर करेंगे IUCN 1948 में बना था, गौर करेंगे, और इसके हेडक्वार्टर ग्लैन स्विट्जरलैंड में हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। उसके अलावा जब हम बर्ड्स के बारे में बात करते हैं तो आप याद रखेंगे कि एक आप ऐसे जोड़ सकते हैं, जो वर्ल्ड माइग्रेटरी डे आता है, ठीक है, माइग्रेटरी बर्ड डे आता है, ठीक है। आपने सुना होगा क्या नाम आता है इसका, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे, ठीक है। ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। और ये कब मनाया जाता है, तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि इसको साल में हम कितनी बार मनाते हैं, 2 बार इसको यहाँ पर मनाया जाता है, ठीक है। अब वो साल में 2 बार कब आता है, तो आप याद रखेंगे, एक आता है कब आपके पास 10 मई और एक कब आता है बच्चे 10 अक्टूबर। ये मैं आपको पहले भी क्लियर कर चुकी हूँ, ठीक है। चलिए ये आप इसके साथ जोड़ लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसके साथ का और अगला देखते हैं। अगला क्या आता है हमारे पास यहाँ पे, अगला कहता है यूनाइटेड नेशंस ओशन कॉन्फ्रेंस, ठीक है। आपको याद होगा कि अभी रिसेंटली पिछले करंट अफेयर में हमने पढ़ा था बच्चे, पिछले करंट अफेयर में हमने पढ़ा था कि 8 जून को हम क्या मनाते हैं, 8 जून हर साल क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड ओशन डे यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। ये आपको याद होगा, ठीक है। अब यहाँ पर समझना बच्चे, इन सब को समझने से पहले एक यहाँ पर फैक्ट समझेंगे, ठीक है, क्योंकि ये तो बहुत सारा डेटा है, इसके साथ का मेन चीज देखते हैं, ठीक है। देखो बेटा, मतलब हम किसकी बात करने
जा रहे हैं, ओशंस की बात करने जा रहे हैं। मैंने आपको 5 ओशंस भी बताए थे वहां पर। अगर हम बात करते हैं, एक हमारे पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, और वो गोल नंबर कौन सा वाला है? 14 क्या कहता है? 14 किसके बारे में बात करता है? वो बात करता है लाइफ बिलो वाटर के बारे में, मतलब ओशन के अंदर जो है उसके बारे में यहां पर बात कर रहा है। ठीक है, अब समझना क्या है पूरा करंट अफेयर, ताकि आपको समझ में आए। कहता है 3rd यूनाइटेड नेशन और ओशन कॉन्फ्रेंस हुई है। कहां पर हुई है ये? नाइस कहां पर आता है? फ्रांस में। ठीक है, कहता है ये 5 दिनों तक चलने वाली क्या थी हमारे पास? कॉन्फ्रेंस थी। कहता है वाज होस्टेड जॉइंटली बाय, इसको किसने होस्ट करा है? तो गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस और कोस्टा रिका ने इसको क्या करा है यहाँ पर मतलब होस्ट करा है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। कहता है थीम क्या है? एक्सीलरेटिंग एक्शन एंड मोबिलाइजिंग ऑल एक्टर्स टू कंजर्व एंड सस्टेनेबली यूज ऑफ द ओशन। ठीक है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज का असर तो ओशन क्या हर चीज पे हो रहा है, पृथ्वी पे पड़ी हुई हर चीज पे हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बारे में बात की गई है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर एक फोकस और है जिसको बोलेंगे ट्रिपल प्लैनेटरी क्राइसिस। ध्यान देना, क्या बोला जाएगा उसको? ट्रिपल प्लैनेटरी क्राइसिस। ठीक है, अब वो ट्रिपल प्लैनेटरी क्राइसिस है क्या क्या, तो गौर करेंगे। सबसे पहला ये बच्चे क्लाइमेट चेंज। ठीक है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज से हमें नहीं बेटा, सब चीज़ों को, पृथ्वी पे पड़ी हुई हर चीज़ को अफेक्ट होगा। ठीक है, तो पहला आ गया क्लाइमेट चेंज। उसके अलावा बायोडाइवर्सिटी लॉस हो जाएगा, जो विभिन्नताएं है ना हमारे पास। ठीक है, पशु पक्षियों में, जानवरों में, हर चीजों में वो क्या होती जाएगी यहाँ पे? खत्म। और तीसरे अगर हम बात करते हैं इसके बारे में, अगर बायोडाइवर्सिटी लॉस हो गई और उसके अलावा पॉल्यूशन, तो हमें अर्थ को क्या करना है यहाँ पर? मतलब हमारा जो प्लैनेटरी क्राइसिस है, हमारी प्लैनेट के ऊपर जो ये क्राइसिस आने वाला है, इस क्राइसिस को हमें क्या करना है? यहाँ पर कंट्रोल करना है। ठीक है, आगे कहता है इसके बाद का ली जुनहा चाइना से हैं, अंडर सेक्रेटरी जनरल फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर। इनको अपॉइंट किया गया है सेक्रेटरी जनरल फॉर इस मीटिंग के लिए बाय द यूएन सेक्रेटरी जनरल टू ओवरऑल मॉनिटर इट्स प्रिपरेशन। ठीक है, तो ये काम कौन करेगा? ये चाइना के, क्या नाम है इनका यहाँ पर? ली जुआन, ये यहाँ पर करेंगे। कहता है ब्राजील और फ्रांस लॉन्च अ हिस्टोरिक ग्लोबल इनिशिएटिव। क्या नाम है इसका? ब्लू नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन चैलेंज एम टू सिग्निफाई स्केल अप ओशन फोकस्ड क्लाइमेट एक्शन। तो मतलब सीधी बात है, हमें क्लाइमेट को बचाना है, ओशन को बचाना है। कहता है 18 कंट्रीज इंक्लूडेड, इन सब ने क्या साइन कर रखा है यहाँ पे? रेटिफाई कर रखा है हाई सी ट्रीटीज को। ये भी किसके साथ आता है? ओशन के साथ ही आता है। 96 कंट्रीज हैव साइंड द नाइस वेक अप कॉल। और क्या एम्बिशन है? प्लास्टिक ट्रीटी, एम्बिशियस प्लास्टिक ट्रीटी। इंडिया इज नॉट अमंग द सिग्नेटरीज ऑफ द ट्रीटीज। तो अभी तक हमने तो खैर यहाँ पर साइन नहीं करा है, पर हम इस मीटिंग पे जरूर गए थे। कहता है द कॉन्फ्रेंस कल्मिनेटेड इन द एडॉप्शन ऑफ द नाइस ओशन एक्शन प्लान फीचरिंग हाई लेवल पॉलिटिकल डिक्लेरेशन टाइटल्ड आर ओशन आर फ्यूचर एंड यूनिफाइड फॉर अर्जेंट एक्शन। ठीक है, तो हमें सीधी बात है, मरीन इकोसिस्टम को यहाँ पर प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, इसके साथ डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज है, इन्होंने भी इंडिया को रिप्रेजेंट करा इस कॉन्फ्रेंस में, और उन्होंने एक पोर्टल लॉन्च करा जिसका नाम क्या है? साहब एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि ओशन के बारे में या ओशन के डेटा एक्सेस के बारे में बात करेगा, डेवलप टू एनहांस ओशन रिलेटेड डिसीजन मेकिंग्स। ठीक है, तो ओशन को बचाने के लिए ये सारी चीजें भी यहाँ पर की जाएंगी। ठीक है, और आप सबको पता है बच्चे कि जब हम किसकी बात करते हैं, जब हम ओशंस की बात करते हैं, तो ओशन हमारी पृथ्वी का 70% एरिया उन्होंने कवर करके रखा हुआ है। ठीक है, ये क्या करते हैं? तो ये क्लाइमेट चेंज को भी क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं, और कह सकते हैं वाइटल सोर्स है किसका? फूड का है, बायोडाइवर्सिटी के हैं, ऑक्सीजन के हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें जो हमारे पास ग्लोबल CO2 एमिशन होता है, ठीक है, जो भी हम CO2 रिलीज करते हैं उसका 25% तो यही ऑब्जर्व कर लेते हैं, और 90% ऑफ एक्सेस हीट फ्रॉम द ग्लोबल वार्मिंग को एब्जॉर्व कर लेते हैं, और हमें एक सुटेबल जगह प्रोवाइड करते हैं रहने के लिए। पर अगर यही नहीं रहेंगे तो आगे आने वाले टाइम पर प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। ठीक है, आगे इसके बाद का, आगे इसी के साथ आगे
कहता है द कोएलिशन ऑफ एमर्जिंग ओशन लीडर्स, अ ग्लोबल अलायंस ऑफ यूथ एंड अर्ली करियर प्रोफेशनल्स वर्किंग अक्रॉस साइंस, पॉलिसी, इनोवेशन एंड सिविल सोसाइटी, ये भी इसके अंदर लॉन्च किया गया। यूरोपियन कमीशन ने कहा, ये मतलब ऐसा अनाउंस करा है कि फर्स्ट एवर यूरोपियन ओशन पैक्ट एंड इन्वेस्टमेंट, कितने यूरो बताए गए हैं, 1 बिलियन, ताकि किसे सपोर्ट किया जा सके, ओशन को कंजर्व किया जा सके, मरीन साइंस की तरफ फोकस किया जा सके और फिशिंग प्रैक्टिसेस को आगे सस्टेनेबल किया जा सके। प्रेसिडेंट ऑफ फ्रेंच पोलिनेशिया अनाउंस द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मरीन प्रोटेक्टेड एरिया एनकम्पासेस टेरिटरी टू एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये आप इसके साथ यहाँ पर कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पढ़ लीजिएगा, जो मेन काम था वहाँ पर कवर हो चुका है, ठीक है। आगे अगला आता है इसके बाद का 113 जो है ILO कॉन्फ्रेंस हुई है, ठीक है। गौर करना, नाम क्या आएगा इसका आपके पास यहाँ पर, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने पास, उसकी एक यहाँ पर मीटिंग हुई है और इसके बारे में यहाँ पर बात हम करने जा रहे हैं, ठीक है। ध्यान देंगे, समझेंगे क्या क्या इसके साथ जुड़ सकता है। देखिए क्या लिखा है, कहता है जो 113 सेशन हुआ है इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस, और जिसको पार्लियामेंट ऑफ लेबर कहा जाता है, जो कि एक हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है किसके अंदर, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है आपके पास, जिनेवा, स्विट्जरलैंड पे। गौर करना क्या लिखा है, ये जो कॉन्फ्रेंस थी बेटा, इसका एम था कि क्या एक सेट किए जाएंगे लेबर स्टैंडर्ड्स, मतलब जो राइट्स है उनको रखा जाएगा, रिव्यू मेंबर कंट्रीज लेबर पॉलिसीज पे जोर दिया जाएगा, एड्रेस की इश्यूज लाइक वर्कर्स के अधिकार क्या होने चाहिए, कि उनके पास सोशल सिक्योरिटी होनी चाहिए, और उसके साथ क्या लिखा है, बायोलॉजिकल क्या लिखा है, वर्क प्लेस बायोलॉजिकल हजार्ड यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये आएगा बच्चे कि बायोलॉजिकल हजार्ड्स होते क्या हैं, ठीक है। जैसे मैं अब आपको बोलूँ यहाँ पर, अचानक से किसी बीमारी का इस तरीके से फैल जाना जो कि मतलब फिर डेथ कॉज कर रही है, जैसे कोविड-19, जैसे स्वाइन फ्लू, ठीक है, ये सब इसके अंदर कवर किया जाता है। तो कहता है ILC अडॉप्टेड अ रेजोल्यूशन एम्ड एट रिड्यूसिंग इनफॉर्मेलिटी एंड प्रमोटिंग द ट्रांजिशन फॉर फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट अक्रॉस द मेंबर स्टेट्स, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन का नाम ही क्या है अपने पास, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। किसके अधिकारों के लिए बात करेगी, तो ये लेबर्स के अधिकारों के लिए बात करेगी, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पर फर्स्ट इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड भी बनाया गया, फोकस्ड ऑन प्रिवेंटिंग वर्क प्लेस एक्सपोजर टू बायोलॉजिकल हजार्ड्स, ठीक है। बायोलॉजिकल हजार्ड्स मतलब कोविड-19 के बाद आधे से ज्यादा लोग बच्चे बेरोजगार हुए थे, ये उसके साथ भी यहाँ पर डील करेगी, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे। उसके अलावा जब हम इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो ये कब बना था बच्चे, तो आप याद रखेंगे 1919 में ये बना था, और इसके हेडक्वार्टर, तो अभी आपने यहाँ पर पढ़ा, जिनेवा, स्विट्जरलैंड में इसके हेडक्वार्टर है, ठीक है। इसी के अंदर एक डेटा और रिलीज किया गया, बताया गया कि इंडिया का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो घटा है, ठीक है। वो पहले कितना परसेंट था, वो था 6%। अब अकॉर्डिंग टू डेटा है बेटा, क्या सच है क्या झूठ है वो तो हमें पता ही है, ठीक है। तो कहता है कि इंडिया का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 6% था, कब बच्चे, 2017 में, अगर हम गौर करते हैं, और अब वो घटकर कितना हो चुका है, 3.7, ध्यान रखेंगे आप, कितना परसेंट हो चुका है, सॉरी 3.2 है, 3.2, और कब की बात कर रहा है ये, इन 2024, ठीक है। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी घटा है, ये भी इंडिया के साथ यहाँ पर बताया गया, ठीक है। तो जब सबकी मीटिंग हो रही थी तो इंडिया से, यहाँ पे इंडिया को प्रेजेंट करने के लिए कौन गए थे, मनसुख मंडाविया, जो कि मिनिस्टर हैं किसके, लेबर और एम्प्लॉयमेंट के, उन्होंने भी यहाँ पर इन चीज़ों को बताया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके साथ का अगला देखते हैं। अगला क्या आता है, ब्रिक्स की 10th पार्टनर कंट्री, ठीक है। याद रखना, आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने, जैसे सेबी के साथ बताया, कुछ होते हैं परमानेंट मेंबर, कुछ होते हैं नॉन परमानेंट, तो वैसे ही आप याद रखेंगे। यहाँ पर कहता है द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर ऑफ ब्राजील, इन्होंने अनाउंस कर दिया है कि जो वियतनाम है वो उनका क्या बनेगा बच्चे, 10th पार्टनर कंट्री बनेगा, याद रखेंगे। कहता है एज अ पार्टनर कंट्री वियतनाम क्या कर सकता है, ब्रिक्स की समिट्स में बैठ सकता है, जो उनके वर्किंग ग्रुप है वहां पर पार्टिसिपेट कर सकता है, मिनिस्ट्री लेवल की जो मीटिंग्स है उन्हें अटेंड कर सकता है, और जो प्रोजेक्ट है कोलैबोरेटिव वे में उसे यहाँ पर बना सकता है। पर उसके पास क्या नहीं होंगे बच्चे, यहाँ पर वोटिंग राइट्स नहीं होंगे, ठीक है, फुल वोटिंग राइट्स नहीं होंगे। कहता है अदर पार्टनर कंट्रीज कौन कौन सी आती हैं, बेलारूस, बोलीविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान, ठीक है। तो ये भी इसके साथ यहाँ पर ऐड होती हैं, ठीक है। चलिए, तो ये आप इसके साथ क्लियर रखेंगे, ठीक है। चलिए, क्योंकि अब इसके बारे में हम कई बारी ब्रिक्स के बारे में बात कर चुके
चुके हैं, कई बार हमने इसके बारे में यहाँ पर बात करी है। आप मुझे बताएंगे कि ब्रिक्स कब बना था, ठीक है, और क्या क्या इसके साथ यहाँ पर ऐड हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का। अगला आता है यहाँ पर, अगला आता है आपके पास ये न्यूज़, और सॉरी हाँ, इसी के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। देख लो अब यहाँ पर ब्रिक्स के बारे में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। कहता है द पार्टनर कंट्री वाज क्रिएटेड एट द 6th ब्रिक्स समिट, मतलब 16वीं ब्रिक्स की समिट चल रही थी, तब ये डिसाइड किया गया कि पार्टनर कंट्रीज भी बनाई जा सकती हैं, ठीक है। ब्रिक्स कब बना था, तो 2006 में, और उसके बाद पहले तो 4 ही कंट्री थी जिनको ब्रिक कहते थे। साउथ अफ्रीका ने कब ऐड करा था, 2010 में। और अभी ब्रिक्स के परमानेंट मेंबर्स कौन कौन है, तो वो तो हैं ही सारे साथ साथ। उसके अलावा इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, यूएई, और अभी नया ऐड हुआ था इंडोनेशिया, ठीक है, ये आप ऐड कर लेंगे। और आपको पता है इन इकोनॉमीज का एक बैंक भी है जिसका नाम क्या है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। क्या नाम है उसका, न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है बेटा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जिसके हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में हमें देखने को मिलते हैं। उन्होंने कहा है कि जो 2026 है, गौर करना, उनका कहना है कि जो 2026 है हमारे पास, वो उसको क्या बोला गया है यहाँ पर, 2026 को बोला जाएगा इंटरनेशनल ईयर ऑफ द वुमेन फार्मर। क्या बोला जाएगा इसको, इंटरनेशनल ईयर ऑफ द वुमेन फार्मर इसको कहा जाएगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपके पास यहाँ पर, ठीक है। और इसके साथ ये आपके पास आई थिंक क्लियर हो गया वाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसके साथ का और देखते हैं क्या लिखा हुआ है, ठीक है। आइए देखिए क्या लिखा है इसके साथ का। एक्नॉलेज टू द क्रिटिकल रोल ऑफ वुमेन इन एग्रीकल्चर टू रेज अवेयरनेस अबाउट, क्या लिखा है यहाँ पर आपके पास, रेज अवेयरनेस अबाउट लिखा हुआ यहाँ पर, रेज अवेयरनेस अबाउट द चैलेंजेस दे फेस ग्लोबली इन मई 2024, ठीक है। तो सीधी सी बात है बेटा, करंट अफेयर किस तरीके से बनेगा, एक्चुअली में हमें औरतों के पार्टिसिपेशन को और आगे क्या करना है, बढ़ाना है, ठीक है। माना जाता है कि जो औरतें हैं बेटा, ठीक है, अगर हम बात करें वुमेन्स जो हैं वो 50% कॉन्ट्रीब्यूट करती हैं वर्ल्ड फूड ग्लोबल सप्लाई में, ठीक है, याद रखेंगे। अगर हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो 80% जो औरतें हैं बेटा वो कहाँ पर काम करती हैं, तो वो खेतों पे काम करती हैं, ठीक है, क्योंकि बाकी चीज़ों में उनके लिए किसी जगहों पर क्या आते हैं, उनके पास बैरियर्स आ जाते हैं, तो ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। तो इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं, जो 80% इकोनॉमिकली एक्टिव वुमेन वर्क हैं वो कहाँ पर लगी हुई हैं, एग्रीकल्चर में, ठीक है, और पूरे तरीके से एग्रीकल्चर पे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं, ठीक है। इसके साथ साथ अभी एक आप ये भी जोड़ सकते हैं कि वुमेन्स के पार्टिसिपेशन को और आगे यहाँ पर बढ़ाने की बातें की जाएंगी, ठीक है। तो आप इसके साथ यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का। अगला आप ऐसा कहेंगे, यहाँ पर आप ऐसा समझो कि आप ऐसा समझ लो इसको कि एक चोर को हमने बैंक की रखवाली करने बोला है, ठीक है। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, आप इस पूरे के पूरे करंट अफेयर को समझेंगे, ठीक है। समझते हैं क्या लिखा है। कहता है पाकिस्तान को अपॉइंट कर लिया गया है, चेयर बनाया गया है, किसका चेयर बनाया गया है, जो 1988 का तालिबान सैंक्शन कमेटी है उसका, और उसके साथ साथ वाइस चेयर बनाया गया है 1373 काउंटर टेररिज्म कमेटी का एज अ पार्ट ऑफ 2025-2026 टर्म एज अ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। आप सबको पता है यूएन के मल्टीपल विंग्स हैं, 6 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, और उन 6 प्रिंसिपल ऑर्गन में से एक प्रिंसिपल ऑर्गन का नाम क्या आता है आपके पास, एक नाम आता है आपके पास यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। अब ये जो सिक्योरिटी काउंसिल है इसका काम क्या है बेटा, कि पूरे नेशन मतलब वर्ल्ड भर में क्या बना के रखना, सिक्योरिटी को मेंटेन करके रखना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखता है, कहता है पाकिस्तान को अपॉइंट किया गया को चेयर ऑफ द इनफॉर्मल वर्किंग ग्रुप ऑन डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑन जर्नल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल सैंक्शन इशू, ठीक है। कहता है आसिम अफ्तिकर अहमद को जो है यहाँ पर क्या बनाया गया, चेयर बनाया गया, किसका, तालिबान वाले का। रशिया और गुयाना भी अपॉइंट हुए हैं 2 वाइस चेयरपर्सन, किसके लिए, टीएससी के लिए, मतलब इसी के लिए, याद रखना है आपने। और कहता है अल्जीरिया हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयर ऑफ 1373 सीटीसी, और फ्रांस और पाकिस्तान और रशिया को क्या बनाया गया यहाँ पे, वाइस, ठीक है। ये आप इसके साथ पढ़ेंगे। अब मैं आपको समझाती हूँ कि हमने भी शुरू में ये लाइन क्यों बोली, ठीक है। समझते हैं बेटा, देखिए एक्चुअली में हमें पहले बेसिक से समझना पड़ेगा, जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, ध्यान से सुनना, ठीक है, जो हमारे पास यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, इसके अंदर
5 क्या होते हैं बच्चे, इसके अंदर 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं। एक ये बात समझ में आ गई आपको। और उसके अलावा 10 कौन होते हैं बच्चे, यहाँ पर नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। ठीक है, ध्यान से समझना कौन कौन से मेंबर होते हैं इसके अंदर। तो एक होते हैं आपके पास 5 परमानेंट और 10 क्या जाते हैं बच्चे हमारे पास यहाँ पे नॉन परमानेंट मेंबर्स आते हैं। ठीक है, अब पाकिस्तान क्या बना है, ध्यान से सुनना, पाकिस्तान परमानेंट मेंबर में गया है या नॉन परमानेंट में गया है। तो आप ध्यान रखेंगे पाकिस्तान किसके अंदर गया हुआ है, नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर गया है। ठीक है, अब क्या है समझो बेटा, देखो अब पहले हम समझते हैं जो ये तालिबान सैंक्शन कमेटी है इसको समझते हैं। ठीक है, देखो इस कमेटी का एक्चुअली में काम क्या है कि रोक टोक लगाना। ध्यान से सुनना, इस कमेटी का एक्चुअली में मेन काम है रोक टोक लगाना। और रोक टोक किस पे लगाना है, तालिबान पर। ठीक है, तालिबान पर बोलने का मतलब है ये जो पाकिस्तान है ये किस कमेटी को हेड कर रहा है, तालिबान सैंक्शन कमेटी को। और ये कहां तक सीमित है, तो तालिबान तक सीमित है। ठीक है, ये हो गया आपके पास पहला पॉइंट। कहता है मतलब जैसे कि उनके एसेट्स को फ्रीज करना। एसेट्स को फ्रीज करना मतलब क्या वो कहीं टेररिज्म में तो नहीं यूज हो रहा, ऐसे पैसों को फ्रीज करना, उनके ट्रेवलिंग पर बैन लगाना, आर्म्स को रोकना। ठीक है, ये सब कौन देखेगा अब इस बार, ये सब पाकिस्तान यहां पर देखेगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें अभी कुछ टाइम पहले भारत और तालिबान की कुछ मीटिंग्स चल रही थी। और अब मतलब अगर जैसे से मान लो कि पाकिस्तान इंडिया और अगर तालिबान के रिलेशन अच्छे होंगे तो इससे सबसे बड़ी चिंता किसको सताने लेगी, यहाँ पर पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान ने क्या करा है, पाकिस्तान इस कमेटी को हेड कर रहा है। और अब हेड करते हुए अगर मान लो हमारे कोई फेवर में कोई चीज हो सकती थी तो उसको पूरी की पूरी रोकने का कोशिश करेगा कौन, पाकिस्तान। ठीक है, मतलब खुद एक टेररिज्म को रोकने जा रहा है कौन, यहाँ पे काउंटर टेररिज्म के लिए काम करेगा कौन, पाकिस्तान, जो खुद एक ऐसी कंट्री है जो किसको फंडिंग देती है, टेररिज्म को फंडिंग देती है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसके बाद एक और कमेटी थी जिसका नाम क्या था, यहाँ पर एक और नाम था 1373 काउंटर टेररिज्म। ठीक है, अब देखो बेटा मतलब ये जो है, अब देखो जैसे नाम है यहाँ पे तालिबान, तो ये तो नाम से क्लियर हो रहा है तालिबान तक सीमित है। अब इसका नाम है काउंटर टेररिज्म कमेटी। जब हम इसकी बात करते हैं बेटा, इसका मतलब हो गया कि जितने भी यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स हैं उनका एक कंप्लायंस है, मतलब उनकी एक एग्रीमेंट है, उनका एक कह सकते हैं आप उनका एक ग्रुप है। मतलब ये जो कंट्रीज से डेटा लेता है, ठीक है, और उन्होंने कितना काम करा है अपने अपने देश में टेररिज्म को रोकने के लिए, ये मेन काम कौन करता है, काउंटर टेररिज्म कमेटी करती है। और फिर बताती है कि एक्चुअली में इतना डेटा कंट्रोल, मतलब इतना टेररिज्म कंट्रोल हुआ है, ये हुआ है, नहीं हुआ है, ये हमें फिर कौन बताता है पूरी तरीके से, ये हमें कौन बताता है, ये हमें बताता है ये काउंटर टेररिज्म वाली बॉडी। ठीक है, ये क्लियर हो गया अब आपके पास। ठीक है, तो अब थोड़ा बहुत शायद आपको समझ में आया होगा कि अगर मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बोल रही थी कि ये जो अपने पास कौन है, पाकिस्तान है, ये खुद एक टेररिज्म फंडिंग कंट्री है और इसको क्या करने के लिए बिठाया गया, यहाँ पे काउंटर टेररिज्म के लिए बिठाया गया। ठीक है, तो ये अपने आप में एक बहुत ही वाहियात बात है बेटा। ठीक है, मतलब यूनाइटेड नेशन कुछ इस तरीके से चल रहा है, मतलब वो सोच ही नहीं रहा कि वो क्या करने जा रहा है। ठीक है, मतलब आपको पता है ऑपरेशन सिंदूर, आपको पता है पहलगाम वाला अटैक अभी अभी वो सामने से किस चीज का, मतलब जो ये पहलगाम वाला अटैक है वो मतलब वो किस चीज को दर्शाता है, यहाँ पे वो टेररिज्म को ही तो दर्शा रहा है, यही तो नहीं समझ रहे यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपके पास पॉइंट निकल कर आता है। ठीक है, तो आप इसके साथ यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अगला आता है यूएनजीए ने। अब ध्यान देना, यूनाइटेड नेशन जो जनरल असेंबली है उसने यूक्रेन को यहाँ पर क्या करा है, इलेक्ट करा है। ध्यान देंगे, रिप्रेजेंटिंग द ईस्टर्न यूरोपियन ग्रुप और नीदरलैंड एज ए न्यू मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ। नाम से क्लियर हो रहा है। ठीक है, जितने भी इंटरनेशनली ट्रेड होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर कानून बनाना, ये सब काम यहाँ पर किया जाएगा। जैसे कि देखो लिखा है ना, कहता है इंटरनेशनल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट बाय प्रमोटिंग द हार्मोनाइजेशन एंड यूनिफिकेशन ऑफ ग्लोबल ट्रेड लॉज। ठीक है, मतलब मैं और आप अगर व्यापारी लोग हैं तो हमारा एक ही तरीके का गुड कह सकते हैं या एक ही प्रकार के कानून, इसके बारे में बात की गई है। और इसके हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, और ये बॉडी कब बनी थी, तो आप याद रखेंगे 1966 में ये बॉडी बनी थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का। अगला आता है
5 ग्लोबल हंगर हॉटस्पॉट बन रहे हैं। ठीक है, अब ये हंगर हॉटस्पॉट क्या हुए बेटा, इजी भाषा में समझो। जैसे जैसे वॉर बढ़ रही है, ठीक है, जैसे जैसे देशों के बीच में वॉर बढ़ रही है, पॉलिटिकली अनस्टेबिलिटी आती जा रही है। पहला पॉइंट क्या बोला मैंने आपको यहाँ पर, पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी आती जा रही है, कन्फ्लिक्ट होते जा रहे हैं, कई बार कुछ देशों की इकोनॉमी गिर रही है, तो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आ रही है। उसके अलावा सबसे बड़ा झटका देने के लिए कौन बैठा है, क्लाइमेट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला गया समझते हैं। कहता है रोम बेस्ड फूड और एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यूएन की बॉडी है, ठीक है, मतलब यूएन की बॉडी कह सकते हैं, ऑर्गन कह सकते हैं, कहता है एंड वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इन्होंने एक रिपोर्ट को पेश करा है जिसका नाम है हंगर हॉटस्पॉट, अर्ली वार्निंग एंड एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी। मतलब आने वाले टाइम पर फूड का मतलब इनसिक्योरिटी हो जाएगी, कमी हो जाएगी। और ये रिपोर्ट कब से कब तक के बारे में बात करती है, तो जून से लेकर अक्टूबर के बारे में बात करती है। ये रिपोर्ट हमें क्या करती है, वार्न करती है कि हंगर इज लाइकली टू गेट मच वर्स इन 13 कंट्रीज एंड द रीजन्स विच आर अमंग द वर्ल्ड्स मोस्ट सीरियस हंगर इफेक्टेड एरियाज इन द कमिंग मंथ। ठीक है, मतलब यहाँ पर होने वाला है। जैसे पहला नाम किसका आया, सूडान, आप सबको पता है वॉर, उसके बाद इंस्टेबिलिटी, पैलेस्टाइन, उसके बाद आ जाएगा गाजा और पैलेस्टाइन वाला तो आप सबको पता है, साउथ सूडान, उसके बाद हैती, उसके बाद माली रिमेन द हाईएस्ट कंसर्न लेवल, जहाँ पर बहुत ही जल्दी से इसकी मतलब इसके ऊपर काम करने की जरूरत हमें देखने को मिलती है। ठीक है, उसके बाद यमन, द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, म्यांमार, नाइजीरिया आर क्लासिफाइड एज हॉटस्पॉट ऑफ वेरी लो वेरी हाई कंसर्न एंड रिक्वायर अर्जेंट अटेंशन टू सेव लाइव्स एंड लाइवलीहुड फॉर प्रिवेंटिंग फर्दर डिटोरिएशंस। उसके बाद अदर हॉटस्पॉट और कौन से हैं, बुर्किना फासो, चड, सोमालिया, सीरियन अरब रिपब्लिक। ठीक है, अब आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि बोलने का मतलब है सॉरी बोलने का मतलब है यहाँ पर बोलने का मतलब है कि अगले 5 महीनों में और क्या क्या हो सकता है, अगले 5 महीनों में फूड को लेकर क्या क्या सिचुएशन रह सकती है, ये रिपोर्ट इसके बारे में यहाँ पर पेश करती है। ठीक है, और इस रिपोर्ट की अगर हम माने तो कुछ देश ऐसे भी हैं जिनको लिस्ट से बाहर निकाल भी दिया गया है। ठीक है, और जब हम बात करते हैं किसके बारे में, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, आप सबको मैंने बताया हुआ है पहले भी, 2024 का ये डेटा था। इसके अकॉर्डिंग भारत का रैंक कितना है, 105, तो आप इसके साथ यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद ये आपने यहाँ पर पढ़ लिया और ये आप यहाँ पर इसके साथ कवर कर लेंगे। ठीक है, अगर बेटा अगर किसी भी चीज़ की अर्ली वार्निंग्स आ जाएंगी तो हम उसको ठीक करने की हिम्मत यहाँ पर रखते हैं और हम उसको प्रोटेक्ट करने की हिम्मत यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक, चलिए फिर इसके आगे देखेंगे हम नेक्स्ट वाला सेक्शन कौन सा आता है। नेक्स्ट सेक्शन हमारे पास है बच्चे अवार्ड्स एंड ऑनर्स का, और इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें ऐड हो सकती हैं। ठीक है, आइए देखिए बेटा, जैसे कि हम सबको पता है अंग्रेज एक प्रकार का टाइटल देते थे, पहले भी देते थे, जब हम भारत को आज़ादी नहीं मिली थी तब भी एक टाइटल मिलता था जिसका नाम था नाइटहुड। और इस बार वाला जो नाइटहुड का टाइटल है वो किससे मिला है बच्चे, तो ब्रिटिश फुटबॉल आइकन जिनका नाम क्या है, डेविड रॉबर्ट जोसेफ बेकहम। ठीक है, आप डेविड रॉबर्ट करके याद कर लो, इतना काफी रहेगा। वाज फॉर्मली अवॉर्डेड अ नाइटहुड बाय द किंग चार्ल्स III। और अगर आपको पता होगा, अभी अभी आप मुझे बताएंगे कि पिछले ही हफ्ते किसी को एक ब्रांड है, उस ब्रांड की जो डायरेक्टर है उनको क्या दिया गया था, एक अवार्ड दिया गया था। ठीक है, आप मुझे बताएंगे वो कौन सा वाला है। ठीक है, और देने वाले भी यही थे, याद रखना। कहता है एक्टर गैरी ओल्डमैन एंड द म्यूजिशियन रॉजर डाल्ट्रे आर अमंग द मोस्ट हाई प्रोफाइल नेम्स टू रिसीव नाइटहुड इन किंग चार्ल्स III बर्थडे ऑनर लिस्ट दिस ईयर। ठीक है, तो आप यहाँ पे याद रखेंगे। कहता है द ऑनर अवॉर्डेड ट्वाइस, ये कितनी बार दिया जाता है बच्चे, 2 बार। एनुअली रिकॉग्नाइज एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन टू पब्लिक लाइफ, उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने पब्लिक लाइफ में कुछ अच्छा काम करा होगा। विद द लेटेस्ट लिस्ट सेलिब्रेटिंग अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स एंड आर्ट्स एंड चैरिटी। अगर आप थोड़ा सा जोड़ोगे तो इससे मिलता जुलता हमारे पास हमारा भारत रत्न भी आ जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे
इसके साथ का अगला, अगली रिपोर्ट आई है बच्चे, और रिपोर्ट नहीं सॉरी अवार्ड मिला है, ठीक है, और इस अवार्ड के बारे में डिटेल में बात करते हैं, ठीक है। क्या लिखा है देखो, कहता है दोहा बेस्ड कतर एयरवेज ये जो है वो टॉप कर रहे हैं किसमें, वर्ल्ड्स बेस्ट एयरलाइन फॉर 2025, और कौन सा अवार्ड जीत रहे हैं यहाँ पे, 9वीं बार लिखा है, टाइटल फॉर द 9th टाइम एट द स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरलाइन अवार्ड 2025, ठीक है। कहता है जो कतर एयरवेज है उसको बच्चे टोटली यहाँ पर और भी अवार्ड मिले हैं और भी कैटेगरी में, जैसे पहला वाला है बेस्ट एयरलाइन इन द मिडल ईस्ट, उसके बाद है वर्ल्ड्स बेस्ट बिजनेस क्लास, और उसके बाद है वर्ल्ड्स बेस्ट इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट, ठीक है, ये भी मिला हुआ है। सेकंड नंबर किसका आता है तो लिखा है सिंगापुर एयरलाइन सिक्योर्ड सेकंड पोजीशन, और उसके बाद कौन सा है, कैथे पैसिफिक एयरवेज फ्रॉम हांगकांग और चाइना, और उसके बाद आता है यहाँ पर वाइल दुबई बेस्ड एमिरेट्स एंड जापान बेस्ड ANA, इनका रैंक 4th और 5th हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर सीखना पड़ेगा और याद करना पड़ेगा क्योंकि ये डेटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का अगला क्या कहता है, अब आता है इंडिया की बारी। इंडिया से इंडिगो जो है वो इंडियाज लार्जेस्ट एयरलाइन बाय मार्केट कैप बनी है, और इसको क्या टाइटल मिला हुआ है, कौन सा अवार्ड दिया गया है यहाँ पे, एज द बेस्ट एयरलाइन एज वेल एज द बेस्ट लो कॉस्ट एयरलाइन इन साउथ एशिया फॉर 2025, और उसके साथ साथ यहाँ पे क्या लिखा है, 3rd पोजीशन अमंग द लो कॉस्ट एयरलाइंस, ठीक है। उसके बाद इस अवार्ड को क्या कहा जाता है बच्चे, इस अवार्ड को ऑस्कर भी कहा जाता है, किसका, एविएशन इंडस्ट्री का, ठीक है। और जब हम एविएशन की बात करते हैं तो हमारे अभी एविएशन मिनिस्टर कौन है, तो उनका नाम है के राम मोहन, ठीक है, राम मोहन नायडू, ठीक है। अगर आपको याद होगा तो अच्छी बात है और ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो अभी हमारे एविएशन मिनिस्टर कौन है, तो के राम मोहन नायडू है, या आप इसके साथ जोड़ लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का अगला सेक्शन कौन सा आता है, रिपोर्ट और रैंकिंग का, ठीक है। चलिए कहता है वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है बच्चे, ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन, ठीक है। आप सबको पता है ग्रीन हाउस गैसेज में CO2 आ जाएगी हमारे पास, CO2 के अलावा मीथेन हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी, वाटर वेपर है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ये सब किसके अंदर काउंट किए जाते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस के अंदर काउंट किए जाते हैं, ठीक है। क्या रिपोर्ट है, ध्यान से पढ़ते हैं और समझते हैं क्या था बच्चे। वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट को पेश करा है और रिपोर्ट का नाम है स्टेट एंड ट्रेंड्स ऑफ कार्बन प्राइसिंग, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन ये बनेगा दिमाग में कि कार्बन प्राइसिंग का मतलब क्या हुआ, ठीक है। देखो बेटा, जैसे जैसे हमारे पास क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है, हमारी जो अर्थ है, जो हमारी प्लैनेट अर्थ है, वो आने वाले समय पर एक भट्टी बन जाएगी। भट्टी समझते हैं, भट्टी मतलब बहुत तप जाएगी, गर्म हो जाएगी, ठीक है। तो क्या हुआ था बेटा, तो बहुत सारे जो देश हैं और जो उनकी लोकल गवर्नमेंट्स हैं वो इनको रोकने के लिए, मतलब क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए क्या कर रही हैं, इनिशिएटिव ले रही है। पर आप सबको पता है अगर आपको क्लाइमेट चेंज को रोकना है तो पहले आपको किसको रोकना होगा, ये जो ग्रीन हाउस गैसेस का जो एमिशन है इसको कंट्रोल करना होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर बात करते हैं बेटा, अब हम समझते हैं, मतलब इंडस्ट्रियल हो गया, फ्यूल बर्निंग हो गया, इसको हमें क्या करना होगा, कम करना पड़ेगा, ठीक है। इस सिचुएशन से डील करने के लिए, ठीक है, सबसे पहले एक स्टेट आती है आपके पास जिसका नाम है पेनिसिलेवियन करके, कंट्री स्टेट का नाम आता है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे पेनिसिलेवियन करके इसका नाम आ जाता है, और पेनिसिलेविया जो है बेटा वो पहला USA का इस प्रकार का देश बना था जिसने क्या करा था, जिसने कार्बन प्राइसिंग को इंट्रोड्यूस करा था। अब इजी भाषा में समझते हैं कार्बन प्राइसिंग का मतलब क्या हुआ, ठीक है, समझेंगे बच्चे। मतलब देखो, मतलब कोई भी एक इंडस्ट्री या कोई भी एक कंट्री, ठीक है, मैं इजी भाषा में समझाती हूँ आपको, कोई भी एक इंडस्ट्री या कोई भी एक ऐसा कह लो आप यहाँ पे कंपनी या कंट्री जो सबसे ज़्यादा क्या करता है बच्चे, ग्रीन हाउस गैसेस को एमिशन करता है, ठीक है, उन्हें एक अमाउंट और प्राइस देना होगा, ठीक है। अब मैं समझाती हूँ आपको किस तरीके से हम यहाँ पर इसको काउंट कर सकते हैं, ठीक है। देखो, कार्बन प्राइस बच्चे एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट हुआ। अब समझो इंडिया एक देश है, ठीक है, इंडिया डेवलपिंग देश है, और एज अ डेवलपिंग होने के नाते उसको और भी बहुत सारी चीज़ों में काम करना है, ठीक है। डेवलपिंग होने के नाते इंडस्ट्रीज पे सेटअप करना है, सब कुछ करना है, ठीक है। पर इसके लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, पेड़ वगैरह काटने पड़ेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जो ग्रीन हाउस गैसेज है वो कम होती जाएंगी या बढ़ती जाएंगी, बढ़ेंगी बाय डिफॉल्ट। तो
क्या किया जाता है, कार्बन प्राइसिंग का मतलब हो गया कि जितना मैंने इस साल ग्रीन हाउस गैसेस को एमिट करा है, जितना मैंने ग्रीन हाउस गैसेस को इस साल बाहर निकाला है, और उतना ही जितना मैंने ग्रीन हाउस गैसेस को बाहर निकाला हुआ है, उतना ही अमाउंट मुझे देना होगा, उतना ही अमाउंट मुझे रखना होगा। उसे क्या बोला जाता है बच्चे, कार्बन प्राइसिंग। ठीक है, समझते हैं। देखिए क्या लिखा है, कहता है एज पर द वर्ल्ड बैंक्स रिपोर्ट कंट्रीज आर इंक्रीजिंगली अडॉप्टिंग कार्बन प्राइसिंग, जो कि अब क्या कर चुका है, 28% ऑफ ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन यहाँ पर पहुंच चुका है। कहता है अकाउंटिंग फॉर ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ द ग्लोबल जीडीपी। ये भी आप इसके साथ डेटा याद कर लेंगे। ठीक है, कहता है ये रिपोर्ट ये भी बताती है, द रिपोर्ट फर्दर रिवील्ड दैट नंबर ऑफ ऑपरेशनल कार्बन प्राइसिंग इंस्ट्रूमेंट हैज इंक्रीज। और पहले कितने होते थे, 5, अब कितने हो चुके हैं यहाँ पे 80। ठीक है, तो चलो ये तो ना भी याद रहे चलेगा आपके पास, पर आपको ये भी समझना पड़ेगा कि कार्बन प्राइसिंग में जितना हम क्या कर रहे हैं, जितना हम कार्बन को निकाल रहे हैं, जितना भी हम कार्बन को निकाल रहे हैं, उतना ही हमें एक सॉर्ट ऑफ अमाउंट रखना होगा, देना होगा। इसको यहाँ पर काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो आप इसके साथ यहाँ पर काउंट कर लेंगे। उसके बाद अगली कौन सी आती है बच्चे, हमारे पास सिप्री की रिपोर्ट आती है। और आप सबको पता होना चाहिए सिप्री की जो रिपोर्ट है वो हमेशा आर्म्स के ऊपर चलती है। ठीक है, आर्म्स वेपन्स हो गए, इनके ऊपर बताई जाती है। उसके बाद मिलिट्री की क्या रैंकिंग्स है उनके बारे में बताती है, और हम किस कंट्री से कौन सा वेपन इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो सब इसके अंदर काउंट किया जाता है। ठीक है, ध्यान से पढ़ेंगे। कहता है सोलना स्वीडन बेस्ड सिप्री की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने अपनी एक ईयर बुक को क्या करा है, रिलीज करा है, और जिसका नाम है आर्मामेंट, और उसके बाद है डिसआर्मामेंट, और उसके बाद है इंटरनल सिक्योरिटी। ठीक है, कहता है कि इंडिया क्लेम कर रहा है, इंडिया ने बताया है कि इंडिया अभी भी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी से किससे आगे है, पाकिस्तान से आगे है। ठीक है बेटा, अगर वॉर अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था और जो वॉर चल रही थी, अगर ये कुछ दिन और रह जाती तो शायद फिर हमें न्यूक्लियर वॉर भी यहाँ पर देखने को मिल जाती। ठीक है, आगे कहता है इंडिया हैज एक्सपेंडेड इट्स न्यूक्लियर आर्सेनल फ्रॉम 172 वॉरहेड से लेकर कितना हो चुका है, 180। मतलब हम इनसे आर्म्स वेपन्स में, मतलब न्यूक्लियर वेपन्स में अभी भी आगे हैं। कहता है इंडियाज न्यू कैनिस्ट्राइज्ड मिसाइल विच अलाउज, आपको पता होगा अग्नि सीरीज की जो मिसाइल्स हैं, ठीक है, वो इतनी कैपेबल है बेटा, वो इतनी कैपेबल है कि वो किसी भी प्रकार का जो अपने पास न्यूक्लियर वेपन है उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट आराम से कर सकती हैं। ठीक है, आगे कहता है इसके बाद का, आगे कहता है सिप्री हाईलाइटेड दैट ऑल 9 न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज। समझो बेटा इस बात को। ठीक है, अभी हमारे पास कितनी न्यूक्लियर कंट्रीज है, मतलब जिनके पास न्यूक्लियर पावर है या न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज हैं, वो कितनी थी अपने पास, 9। अभी 10वीं बनने जा रही थी, कौन सी वाली, ईरान। पर ईरान पे अभी अभी किसने अटैक कर दिया, आप सबको पता है, इजराइल ने। ठीक है, तो बोलने का मतलब है कि जो हम कंट्रीज यहाँ पढ़ने जा रहे हैं, जो ये 9 देश है बेटा, इन दोनों के पास अगर हम बात करें न्यूक्लियर वेपन्स संपन्न है, मतलब पूरा भली भांति इनके पास सब कुछ है। ठीक है, कहता है अगर हम इजराइल की बात करते हैं तो इजराइल ने किस पे अटैक कर दिया, ईरान पे, नहीं तो ईरान क्या बना होता अभी अपने पास, 10th नंबर का देश यहाँ पर बन जाता। ठीक है, अगर हम बात करें ये जो 9 देश हैं बेटा, इन 9 के 9 देशों के पास लगभग 12,000 क्या है, इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। और जिसमें भी अगर मैं कहूँगी कि 90% कॉन्ट्रीब्यूट कौन करता है, 90% कॉन्ट्रीब्यूट करता है यूएसए प्लस रशिया। ठीक है, ये हमें यहाँ पर क्लियर रखना है। ठीक है, और अगर हम इंडिया की बात करते हैं, ठीक है, इंडिया ने जब पहला पोखरण करा था बेटा, तो हमने पूरा, मतलब हमने एक इस तरीके से एक अनाउंसमेंट करी थी कि इंडिया, हमारी एक पॉलिसी है, हमारी पॉलिसी का नाम था नो फर्स्ट यूज। बोलने का मतलब है कि जब हमने न्यूक्लियर पावर्स को लॉन्च करा है, जब हमने न्यूक्लियर पावर को, मतलब पोखरण 1 करा, पोखरण 2 करा, हमने वहां पे भी ये बात बोली थी कि हम इसको पहली बारी में यूज नहीं करेंगे, मतलब अगर सामने वाला जब तक खुद नहीं अटैक करेगा हम इसका यूज नहीं करेंगे, ये वहां पर बोला गया था। ठीक है, पर अब क्या है बेटा, आप सबको पता है कि धीरे धीरे करके इंडिया को अपनी पॉलिसीज को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि एक टाइम ऐसा आ रहा था कि हमारे इंडिया के ऊपर 3 फ्रंट वॉर हो सकती थी, जिसमें एक पाकिस्तान, एक चाइना और एक बांग्लादेश भी अभी तक हो सकता था। ठीक है, तो इंडिया को अपनी पॉलिसीज को थोड़ा सा और चेंज करना होगा। ठीक है, अगर हम आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की बात करते हैं तो हमारी जो ये तीनों सेनाएं हैं ये इतनी ज़्यादा कैपेबल है, इनके पास इस प्रकार के आर्म्स और वेपन्स हैं जो कि आने वाले टाइम पर और भी बहुत सारी कंट्रीज को मतलब एक समय पे ख़त्म कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आप इसे काउंट कर सकते हैं। ठीक है, अगला कहता है बेटा इसके साथ का, अगला कहता है द रिपोर्ट रिवील दैट द आर्म्स रेवेन्यू ऑफ द
100 लार्जेस्ट आर्म्स प्रोड्यूसिंग एंड मिलिट्री सर्विसेज कितना था, तो 632 बिलियन इन 2023। ठीक है, आपको पता है बच्चे रफेल हमारे पास है, ठीक है, आपको पता है मिराज 200 है, ठीक है, सॉरी 2000 है हमारे पास। उसके अलावा INS अरिहंत का नाम आपने सुना होगा। ये वो सारे के सारे आप ऐसा कह सकते हैं ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं जिस पे हम क्या कर सकते हैं, जिस पे हम न्यूक्लियर वेपन्स को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा सकते हैं। ठीक है, तो ये आप इसके साथ सीख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का अगला आता है बच्चे ऐसी सिटीज़ का नाम है यहाँ पर जो कि रहने लायक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा पहले इसको समझते हैं फिर न्यूज़ पे चलते हैं। ठीक है, क्या कहता है, ठीक है, देखिए कहता है ये जो एनुअल इंडेक्स है जिसका नाम है, अगर हम बात करें इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनियन जो है, ये यूनिट जो है ये एक रिपोर्ट पेश करती है कि कौन से शहर किसी भी देश के अंदर रहने लायक हैं। तो इसके अंदर टोटल कितने क्वालिटेटिव इंडेक्स होते हैं, 30 याद रखेंगे, और क्वांटिटेटिव इंडिकेटर्स होते हैं जिनको 5 मेजर कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया जाता है। जैसे पहला स्टेबिलिटी, अगर आप कहीं पे रह रहे हैं तो क्या वहां पे क्राइम रेट ज्यादा है या कम है, टेररिज्म हो गया, पॉलिसीज हो गया, फिर हेल्थ केयर आ जाएगा, आपके पास हॉस्पिटल्स हैं प्रॉपर नहीं है, ठीक है, उसके अलावा कल्चर और एनवायरनमेंट के अंदर एयर क्वालिटी, कल्चरल एक्टिविटीज, ये सब आ जाएगा, फिर उसके बाद एजुकेशन आ जाएगा और इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाएगा। अगर किसी भी सिटी के अंदर इनमें से कुछ पैरामीटर है, मैं कुछ को नहीं बोलूंगी, कुछ से थोड़े से ज्यादा पैरामीटर हैं या फिर ये इनको अचीव कर पा रही हैं, तो ही हम इनको क्या बोलेंगे बच्चे यहाँ पर, तब हम इनको बोलेंगे कि हाँ ये पर्टिकुलर सिटीज रहने लायक हैं। तो कहता है जो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट है इसने एक रिपोर्ट पेश करी है जिसका नाम है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025, जिसकी रैंकिंग की अगर हम बात करते हैं तो टॉप करने वाली सिटी का नाम है कोपेनहेगन, जो कि कहां पर आती है, डेनमार्क में। कोपेनहेगन ने किसको पछाड़ा है यहाँ पर, तो आप याद रखेंगे वियना ऑस्ट्रिया को। ठीक है, अब वियना जो ऑस्ट्रिया मतलब वियना जो सिटी है ऑस्ट्रिया में, वो कौन से नंबर पे आ चुकी है, 2nd, और 3rd नंबर पे आ गई है ज्यूरिख जर्मनी वाली। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें डेमस्कस, जो कि किसकी राजधानी है, सीरिया की राजधानी है, ये लीस्ट लिवेबल कंट्रीज सिटीज में काउंट यहाँ पर की जाती है। ठीक है, इंडिया की कोई भी ऐसी सिटी नहीं है जो टॉप 10 के अंदर आई हो, पर गौर करने वाली बात है 141 नंबर पे हमारी 2 सिटीज गई हैं, उसमें से एक का नाम क्या है, दिल्ली, और एक का नाम क्या है यहाँ पर, मुंबई। तो ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है जो EIU की रैंकिंग थी वो कितनी कंट्रीज कितनी सिटीज के बेसिस पे थी, तो 173, ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे। ठीक है, और इंडिया से ऐड होने वाली 2 ही सिटीज आती हैं, जिसमें से एक का नाम क्या आता है, दिल्ली, और एक का नाम क्या आता है, मुंबई। और इनके रैंक की अगर हम बात करें तो इनका रैंक कितना आता है बेटा, इनका रैंक है हमारे पास 141। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कहता है, अगला कहता है US न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट 2025, आगे आता है ग्लोबल रैंकिंग। ठीक है, अब ये रिपोर्ट किसके बारे में बेटा, तो ये रिपोर्ट जो है वो 11 बेस्ट ग्लोबल यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग हुई है। ठीक है, पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। कहता है मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जो साइंस बेंगलोर कर्नाटका है, इसका क्या रैंक है बच्चे यहाँ पर, तो 633rd पोजीशन है ग्लोबली, 181 कहाँ पर है, एशिया, और इस तरीके से ये क्या बन जाती है, हाईएस्ट रैंक्ड इंडियन इंस्टीट्यूशन बन जाता है। उसके बाद है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो कि USA में, उसका 1st पोजीशन देखने को मिलता है। उसके बाद MIT उसका 2nd दिखता है, और जो स्टैनफोर्ड है उसका 3rd रैंक यहाँ पर देखने को मिलता है। उसके अलावा अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड और यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज का 4th और 5th पोजीशन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये डेटा फैक्चुअल है बिल्कुल ही, इसके अंदर ज्यादा और नहीं घुसना है आपने, बस फैक्चुअल डेटा है तो आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, आगे कहता है चाइना लीड्स द लिस्ट विद 397 यूनिवर्सिटीज फॉलोड बाय USA विद 280 यूनिवर्सिटीज। इंडिया में कितनी है, 118, जापान 104 और UK में आती है 93। ठीक है, और ध्यान रखेंगे इंडिया होल्ड करता है 5.2% ऑफ ऑल रैंक्ड इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला आता है एनर्जी की बात यहाँ पे की जा रही है, तो एनर्जी ट्रांजिशन की रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट का टाइटल है फॉस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन 2025। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इसको रिलीज करा है, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर जिनेवा में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, कहता है अगर हम बात करें इंडिया का रैंक कितना आया है, 71, ये हमें यहाँ पर याद करके जाना है। ठीक है, स्वीडन टॉप कर रहा है, फिनलैंड 2nd है, और 3rd नंबर पे कौन आता है, डेनमार्क। और अगर बॉटम कंट्री
कंट्रीज में देखा जाए तो बॉटम में कौन आता है बच्चे, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो आ जाता है। ठीक है, सीधे फैक्चुअल न्यूज़ है ये आपके पास, ये आप इसके साथ कवर करेंगे। और चाइना जो है हैज़ अचीव्ड इट्स हाईएस्ट एवर रैंक इन 12th प्लेस विद द स्कोर ऑफ इतना इतना, और पाकिस्तान का रैंक है 101। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले वाले पे। अगला आता है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026। आप सबको पता है ये बॉडी हमेशा किसके बारे में डेटा रिलीज करती है, यूनिवर्सिटीज़ के बारे में डेटा रिलीज करती है। जो इंडियन आईआईटी दिल्ली है हमारे पास, वो फर्स्ट टॉप कर रहा है। जो एमआईआईटी है बेटा, उसने क्या करा है, उसने पूरे के पूरे ग्लोबली टॉप करा है यहाँ पे 14th टाइम। उसके बाद कौन आता है यहाँ पे, इंपीरियल कॉलेज लंदन बेस्ड इन लंदन, और यूएसए का स्टैनफोर्ड, इनका क्या रैंक है, 2nd और 3rd। ठीक है, याद रखेंगे। पहले वाली लिस्ट कुछ और थी, ये वाली लिस्ट कुछ और है। इस साल टोटल कितनी यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे इंक्लूड हुई थी, 54। उसमें से 12 आईआईटीज़ हैं फ्रॉम इंडिया, याद रखेंगे आप, आर फीचर ऑन द लिस्ट, देयर बाय मेकिंग इंडिया 4th मोस्ट रिप्रेजेंटेटेड कंट्री। किसके बाद, यूएसए, यूके और उसके बाद चाइना के बाद। 3 आईआईटीज़ हैं जो यहाँ पर ऐड थे, उनमें से एक नाम क्या है, आईआईटी दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास, और ये किसके अंदर गए हैं, वर्ल्ड टॉप जो 200 यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके अंदर ये काउंट किए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला वाला आता है टॉप एफडीआई डेस्टिनेशन, और ये डेटा किसने रिलीज करा है बच्चे यहाँ पर, तो आप याद रखेंगे यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। आपको याद होगा बेटा, एफडीआई मैंने आपको कई बार पहले भी समझाया हुआ है। एफडीआई का मतलब होता है जब बाहर की किसी कंट्री की जो कोई कंपनी है वो क्या करती है, इंडिया में इन्वेस्ट करेगी, हम उसे क्या नाम देंगे बेटा, यहाँ पर हम उसे एफडीआई का नाम देंगे। ठीक है, कहता है अगर हम इस रिपोर्ट को देखें तो कहता है इंडिया का जो एफडीआई है वो घट गया है, और कितना परसेंट घटा है, 1.9 2024 में, आपने याद रखना है। और अगर पैसों में काउंट किया जाए तो कितना हो चुका है यहाँ पे, 27.6 बिलियन, पहले कितना था, 28। अगर हम ग्लोबली एफडीआई फ्लो की बात करेंगे तो वो यहाँ पर क्या कर रहा है, 4% बढ़ ही रहा है, और यूएस डॉलर कितना जा रहा है, 1.5 ट्रिलियन। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, ये जो नंबर है ये आगे पीछे चलते रहते हैं बेटा, ठीक है, क्योंकि डेटा कभी ऐड होता है और कभी चेंज होता है, इस तरीके से। अगला कहता है यूएसए कंटिन्यूज टू बी द लीडिंग कंट्री फॉर बोथ, चाहे इनफ्लो का मैटर हो चाहे एफडीआई से आउटफ्लो का मैटर होगा। इंडिया का जो रैंकिंग है वो एफडीआई इनफ्लो में क्या हुआ है यहाँ पर, अच्छा हुआ है, और क्या रैंक पहुंच चुका है हमारे पास यहाँ पे 15th। और अगर हम आउटफ्लो की बात करते हैं तो क्या रैंक है बच्चे हमारे पास यहाँ पे 18th। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं, इंडिया जो है वो एमर्ज कर रहा है, मतलब लीडिंग में आ रहा है, कौन से वाले रीजन में, साउथ एशियन रीजन में। हमारा 4th रैंक है ग्लोबली किसमें, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट में। और उसके बाद जो है इंडिया ऑल्सो रैंक्ड अमंग द टॉप 5 कंट्रीज फॉर इंटरनेशनल प्रोजेक्ट फाइनेंस, जिसके अंदर यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, तो हम धीरे धीरे करके एफडीआई को भी इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगली आती है आपके पास डिफेंस और मिलिट्री एक्सरसाइजेस। इसके बारे में पढ़ के वाइंड अप करते हैं। कहता है जो इंडियन आर्मी है उसने 22nd एडिशन किसका करा है यहाँ पर, खान क्वेस्ट का। और खान क्वेस्ट कहाँ पर हुई है बच्चे, उलन बटान किसकी राजधानी थी, मंगोलिया की, अभी हमने शुरू में पढ़ा था। ठीक है, कहता है इस एक्सरसाइज में बहुत सारे मिलिट्री कंटिजेंट आए थे। कहाँ से आए हुए थे, तो आप गौर करेंगे 24 कंट्रीज में से। और उसके अलावा और आपको इसको और देखने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रह जाए, बड़ी बात है आपके लिए। ठीक है, खान क्वेस्ट किसके साथ है। अगली आती है आपके पास इंडिया और फ्रांस की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है, जिसका नाम क्या है, शक्ति। क्या नाम है बेटा इसका, शक्ति। याद रखेंगे ये फ्रांस में ही हुई है, याद रखना है आपने, कहाँ पर हुई है बेटा, ये फ्रांस में ही हुई है। एक ये बन गया आपके पास। और याद रखेंगे आप यहाँ पे, इसके अलावा भी इंडिया और फ्रांस किसके कौन से एक्सरसाइज करता है यहाँ पे, गरुड़ जो कि एयरफोर्स है। उसके अलावा वरुण की जब हम बात करते हैं तो नेवीज के बीच में ये देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला कौन सा सेक्शन आता है, साइंस और टेक्नोलॉजी। हमें एक और नई शिप मिली है जिसका नाम क्या है, इंडियन नेवल शिप अर्नाला। अर्नाला एक्चुअली में एक फोर्ट है, ध्यान रखना, फोर्ट है कहाँ का, महाराष्ट्र का, उसी के नाम पर यह नाम दिया गया है अर्नाला। ठीक है, क्या कहता है समझते हैं। आत्मनिर्भर भारत के अंदर ये बनाई गई है, और इसकी अगर हम बात करते हैं, इसको एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट वॉरशिप कहा जा रहा है। ठीक है, और ने कौन से डॉकयार्ड में पहुंची है,
तो आप याद रखेंगे विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। बनाने वाले कौन कौन है यहाँ पर, जो INS अर्नाला है, द फर्स्ट इन द सीरीज ऑफ 16 ASW SWC, ये जो ऊपर फुल फॉर्म लिखा हुआ था, किसने बनाया इसको, कलकत्ता बेस्ड इन्होंने यहाँ पर इसको बनाया हुआ है। ठीक है, अर्नाला कितने मीटर लॉन्ग है, 77 मीटर लॉन्ग है। और अगर हम कितना टन देख सकती है तो आप यहाँ पे याद रखेंगे 1490 टन आ जाता है। ठीक है, कहता है ये जो है मतलब इट इज़ द लार्जेस्ट इंडियन नेवल वॉरशिप जो किस तरीके से बनाई गई है। ठीक है, तो एक और ये फैक्चुअल डेटा हो जाएगा आपके पास कि INS अर्नाला जो है वो क्या है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का अगला कौन सा सेक्शन आता है आपके पास, स्पोर्ट्स, और स्पोर्ट्स पढ़कर भी वाइंड अप करते हैं। ठीक है, आइए। कहता है ये सबको पता होगा कि 27 सालों के बाद जो ICC टाइटल है वो किसे मिला था, साउथ अफ्रीका को। किसे हराया था उन्होंने, ऑस्ट्रेलिया को। और कहाँ पर हराया था, तो लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड, जो कि कहाँ पर हो रहा था, लंदन इंग्लैंड में। ठीक है, मैन ऑफ द मैच किसे मिला था, तो आप याद रखेंगे एडन मार्क्रम। ये बस आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, बस इतना से इसमें काफ़ी, और बाकी डेटा ही है सब कुछ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स जो कि किसने यहाँ पर रिप्रेजेंट करा है, जॉर्ज रसल ने। आप याद रखेंगे जर्मनी बेस्ड मर्सिडीज क्लिंच फर्स्ट फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स विक्ट्री इन 2025। ये आप इसके साथ यहाँ पर पढ़ लेंगे, मॉन्ट्रियल कनाडा में ये हुई थी। ठीक है, चलिए सेकंड प्लेस किसका है, मैक्स का, और थर्ड किसका आता है, एंड्रिया किमी का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे इसके साथ। अगला आता है ISSF, मतलब जो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन है, जिसके अंदर कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, जैसे कि एक क्या लिखा है यहाँ पे, राइफल, फिर एक पिस्टल, और एक कौन सा आता है हमारे पास, शॉटगन। ये वर्ल्ड कप हुआ है, कहाँ पर हुआ, म्यूनिक जर्मनी में। कितने एथलीट थे यहाँ पे, 334, और कितनी कंट्रीज को रिप्रेजेंट कर रहे थे, 49 को। इंडिया का रैंक क्या आता है बेटा यहाँ पर, थर्ड याद रखना है। फर्स्ट किसका है, चाइना। सेकंड किसका आता है आपके पास यहाँ पे, नॉर्वे का। तो इंडिया का रैंक क्या है आपके पास, थर्ड। कितने मेडल लेकर आए हम, 4 गोल्ड मेडल यहाँ पर लेकर आए हैं, सॉरी 4 मेडल लेकर आए, 2 गोल्ड है 2 ब्रॉन्ज है हमारे पास। अब गौर करते हैं क्या नाम लिखा है। कहता है जो सुरुचि सिंह है, इंदर है, इन्होंने गोल्ड जीता है। कितने मीटर एयर पिस्टल पे, तो याद रखना 10 मीटर एयर पिस्टल में। किसे हराने के बाद, कैमिली को हराने के बाद, फ्रांस में। ठीक है, उसके बाद आर्या बोरसे और अर्जुन बबूता जो हैं वो भी गोल्ड लेकर आए हैं 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम के अंदर। मिक्स मतलब जब मेल और फीमेल दोनों पार्टिसिपेंट होते हैं। ठीक है, ये आप यहाँ पर इसके साथ याद रखेंगे। ठीक है, अगला कौन सा आता है अब आपके पास, फाइट। आप सबको पता है रैपिड और बिल्ड्स, 2 आप ऐसे कह सकते हैं टर्मिनोलॉजीज हैं जो किसके साथ एसोसिएट होती हैं, चेस के साथ। अब आप वो यहाँ पर कवर करने जा रहे हैं। कहता है टीम का नाम है MGD1, और ध्यान रखना ये इंडिया की पहली स्पॉन्सर टीम है जो कि यहाँ पर जीत कर आ रही है। ठीक है, और कौन सा टाइटल लेकर आई है, रैपिड सेक्शन पे जीत कर आई है, याद रखना है। और कहाँ पर हो रही थी ये चैंपियनशिप, लंदन में, याद रखेंगे। ठीक है, उसके अलावा अगर हम अर्जुन एरेग्रिसिस की बात करते हैं यहाँ पर, तो उन्होंने भी इंटरनेशनल जो टीम है वहाँ पर इसको रिप्रेजेंट करा है। उसके बाद अगले कौन आपके पास आते हैं यहाँ पे, हेक्सामाइन चेस टीम लेड बाय ग्रैंड मास्टर लेवॉन एरोनियन सिक्योर्ड द सिल्वर मेडल। ये सिल्वर लेकर आए हैं। ठीक है, याद रखेंगे आप यहाँ पर। और उसके बाद अगला क्या कहता है, अगला आपके पास है फ्रीडम फीचरिंग पे अगर देखा जाए तो जो ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद हैं उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पर लिया है। ठीक है, बिल्ड सेक्शन की बात करें तो यहाँ पर कोई भी इंडियन नहीं है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे और ज़्यादा पढ़ने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इंडियन नहीं है, क्योंकि उसमें इंडियन है वो याद करना पड़ेगा। ठीक है, फाइड के प्रेसिडेंट कौन है, एरकैडी करके आप याद रखेंगे, और हेडक्वार्टर कहाँ पर है, लाओसाने स्विट्जरलैंड में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सेक्शन कौन सा आता है हमारे पास यहाँ पे, डेज, और डेज पढ़कर भी वाइंड अप कर लेते हैं। ठीक है, आइए सबसे पहला है बच्चे वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 2025 14 जून को मनाया जाता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गौर करते हैं। आइए, इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है किसके द्वारा, WHO के द्वारा, क्योंकि इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है किसकी, कार्ल लैंडस्टीनर की। ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। कौन थे ये, तो ये एक ऑस्ट्रियन अमेरिकन बायोलॉजिस्ट थे, फिजिशियन थे, जिन्होंने एक ब्लड ग्रुप सिस्टम को फाउंड करा था। क्या नाम था उसका, ABO। ठीक है, याद रखना है। थीम क्या है इसकी, गिव ब्लड गिव होप एंड टुगेदर वी सेव लाइव्स। ठीक है, याद रखेंगे। इटली होस्ट, ये हमें याद करना पड़ेगा, इटली ने इस बार इसको होस्ट करा है, याद रखेंगे इस वाले इवेंट को। ठीक है, चलिए हो गया हमारे पास एक और यहाँ पर ब्लड वाला भी। ठीक है, अगला आता है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट
यूनिलेटरल कोयरकीव मेजर्स। ठीक है, अब पहले ये समझते हैं कि कोयरकीव का मतलब क्या हुआ। देखो समझो, यहाँ पर कोयरकीव का मतलब होता है बच्चे, अच्छा एक और बात याद रखना, ये दिन अभी नहीं मनाया जाएगा, ये कब मनाया जाएगा, 4 दिसंबर को मनाया जाएगा। ठीक है, ये भी क्लियर रखना। कहता है कोयरकीव का मतलब होता है बेटा, मीन्स यूजिंग फोर्स और थ्रेट टू मेक समवन टू डू अगेंस्ट देयर विल, मतलब अपनी इच्छा के बिना, ठीक है, कुछ भी करवाना, इसे क्या बोला जाएगा, तो आप याद रखेंगे, इसे बोला जाएगा कोयरकीव। कहता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 4 दिसंबर हर साल क्या डिसाइड करा है, एक डे मनाया जाएगा जिसका नाम होगा इंटरनेशनल डे अगेंस्ट यूनिलेटरल कोयरकीव मेजर्स, जो कि कब से स्टार्ट होगा, 2025 से। ठीक है, कहता है ये जो डे है ये क्यों मनाया जाएगा, तो ये बताया जाएगा कि यूनिलेटरल इकोनॉमिक फाइनेंशियल, मतलब एक ही है हम, ठीक है, क्योंकि यूएन चार्टर के अंदर आ रहा है, तो इसी तरीके से यहाँ पर इसको बताया गया है। ठीक है, उसके बाद ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस एनफोर्स्ड आउटसाइड द फ्रेमवर्क ऑफ इंटरनेशनल लॉ और यूएन चार्टर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला कौन सा आता है, रेफ्यूजी डे। ठीक है, रेफ्यूजी तो बेटा जिस देश में जब कोई वॉर चलती है या फिर कोई पेंडेमिक आ जाता है या कुछ हो जाता है, तो लोगों को अपनी जगह छोड़कर क्या करना पड़ता है, माइग्रेट करना पड़ता है। ये आप इसके साथ यहाँ पर कनेक्टिविटी बैठा सकते हैं। ठीक है, जैसे इंडिया में भी रेफ्यूजीज बहुत सारे हुए थे, और वो रेफ्यूजीज किस तरीके से, जब इंडिया और पाकिस्तान नया नया बना था, मतलब पाकिस्तान नया नया जब बना था। ठीक है, थीम क्या है बेटा इसकी, तो आप याद रखेंगे सॉलिडारिटी विथ रेफ्यूजीज, इसकी थीम आपको देखने को मिलती है। ठीक है, और कुछ नहीं करना है इसमें। अगला आता है आपके पास यहाँ पे कौन सा वाला सेक्शन, बुक्स वाला, और बुक्स वाले को भी देख लेते हैं क्या है। ठीक है, आइए, कहता है बेटा ये कौन थी वहाँ पे, तो ये यंगेस्ट पीएम थी, यंगेस्ट पीएम है, सॉरी, कहाँ की बेटा, तो आप याद रखेंगे न्यूजीलैंड की, सॉरी न्यूजीलैंड की। और इनका एक मेमोयर है। मेमोयर का मतलब होता है बच्चे, जब आप एक हिस्टोरिकल अकाउंट लिखते हैं उसे भी बोल देते हैं, और जब आप कोई बायोग्राफी लिखते हैं तो आप उसे भी क्या कह देते हैं, मेमोयर कहते हैं। मेमोयर का नाम है अ डिफरेंट काइंड ऑफ पार। अब इन्होंने अपनी पूरी जीवनी के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार इनका जो है वो पॉलिटिक्स में किस प्रकार से एंट्री हुई, फिर ये माँ बनी, किस तरीके से क्या क्या इनके साथ हुआ, ये पूरा इन्होंने इस किताब में बताया हुआ है। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या सीख सकते हैं, हम न्यूजीलैंड से 2-4 फैक्ट सीख सकते हैं जो कि हमारे पेपर के लिए क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, आइए, जब हम न्यूजीलैंड की बात करते हैं, ध्यान से सुनेंगे बच्चे, ठीक है, 2-4 फैक्ट ही हैं। जब हम न्यूजीलैंड की बात करते हैं तो न्यूजीलैंड एक आइलैंड कंट्री है। सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है, कौन सी कंट्री है हमारे पास, ये आइलैंड कंट्री है, पहला क्वेश्चन बन जाता है। ये कहाँ पर आती है, तो आप याद रखेंगे जो साउथ वेस्ट पैसिफिक ओशन है, वहां पर ये कंट्री हमें देखने को मिलती है। ठीक है, ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, कहाँ पर आती है, तो ये साउथ वेस्ट पैसिफिक ओशन में हमें देखने को मिलती है। ठीक है, किसके किसके बीच में लाई करती है, तो आप लिख लेंगे वहां पे सिचुएटेड बिटवीन, ध्यान देना है, सिचुएटेड बिटवीन जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ध्यान से सुनना है, ट्रॉपिक ऑफ जो कैप्रिकॉर्न है, और जो कौन सा आता है आपके पास यहाँ पे एंड अंटार्कटिक सर्कल, ये कंट्री हमें वहां पर देखने को मिलती है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी बन गया हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करते हैं, न्यूजीलैंड के भी 2 हिस्से हैं, मतलब एक नॉर्दर्न आ जाता है हिस्सा, एक कौन सा आ जाता है इसका, साउदर्न। और याद रखेंगे बीच में एक इमेजिनरी लाइन है, सॉरी बीच में जो है वो आप ऐसे कह सकते हैं कि इसको कनेक्ट करने के लिए, नॉर्थ वाले न्यूजीलैंड को साउथ वाले न्यूजीलैंड से कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर एक स्ट्रेट है, और उस स्ट्रेट का नाम क्या है बच्चे, कुक स्ट्रेट, ये आप इसके साथ ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करते हैं न्यूजीलैंड जो है वो किसका पार्ट बनता है, तो आप सबको याद होगा पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का। किसका पार्ट बनता है बच्चे, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। ये वो जोन है जहां पर वर्ल्ड के सबसे ज्यादा क्या है, एक्टिव वॉल्केनोज हमें देखने को यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, तो आप इसके साथ यहाँ पर जोड़ सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक चीजें समझ में आई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा तो आप पूछ लेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।